रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, इसलिए मैं शुरू से ही जा रहा हूँ। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज। उस पार्लियामेंट्री कमेटीज में आपको सबको डिस्प्ले हो रहा है ना, सबको, या नहीं हो रहा? यस सर। आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है? यस सर। तो ठीक है, यस सर। पढ़ना स्टार्ट करो। Name of the committee: Estimates Committee, House, Lok Sabha only. Strength 30. Membership: election by members of Lok Sabha by proportional representation method where single transferable vote. Minister cannot be elected as a member. All parties get due representation in it. यस, तो आपको आप जो पूरी किताब में बहुत बहुत सारी लाइन में, बहुत सारे पेजेस में पढ़ेंगे, वो सीधे सीधे इसमें दे दिया गया है ना, एक ही लाइन में दे दिया गया है। तो आप इसको 2 बार 4 बार, जब तक आपके याद नहीं हो जाता, क्योंकि इसमें समझाने वाली चीज़ें मुझे तब समझाना होता जब मुझे बताना होता कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड का मतलब क्या है। बट ये तो आप जानते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या है, तो ये सब आप जानते हैं। तो खाली फैक्ट्स आपको देखने होंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं सब लोग? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसमें मेरा रोल लिमिटेड है, खाली आपको याद करना है। फिर भी एक बार देख ले रहे हैं ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं। पढ़िए आगे। Chairman of committee. The chairman is appointed by speaker from amongst the members and is from ruling party by convention. कुछ इसमें पहला पॉइंट जो है एस्टिमेट्स कमेटीज के कमेटी के बारे में कुछ भी है जो आपको पूछना हो तो पूछिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़िए। Public Accounts Committee, House Joint Committee, strength 15 from Lok Sabha and 7 from Rajya Sabha. Membership: election by members of Lok Sabha by proportional representation method via single transferable vote. Minister cannot be elected as a member. All parties get due representation in it. Chairman of the committee. The chairman is appointed by speaker from amongst the members and is from opposition by convention. हाँ, तो इसमें बस एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे कुछ भी बताना नहीं है। इसको आप लोग इस तरह से पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बट ये सारा का सारा फैक्चुअल है। ठीक है, आपको क्या याद करना है? आपको लगभग सब बातें इसमें याद करनी होंगी। ये भी याद करना होगा कि किस में मिनिस्टर मेंबर हो सकता है, किस में मिनिस्टर्स मेंबर नहीं हो सकते, किस में अपोजिशन जो पार्टी है लोकसभा में उसका सदस्य होना जरूरी है, चेयरपर्सन होना जरूरी है, किस में नहीं है। इस तरह से चीज़ों को आपको याद करना होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से देखिए चीज़ों को। इसी तरह बहुत सारे कमेटीज दिए हैं, खाली कमेटीज के नाम पढ़ो। Committee on Government Assurance. Committee on Paper Laid on the Table. Committee on Subordinate Legislation. हाँ, तो इसमें हमें खाली फैक्ट्स तैयार कर लेने हैं इनके, 2-3 बार पढ़ के। और पढ़िए। Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Committee on Women Empowerment. Committee on Petitions. Committee on Ethics Committee. Private Members Committee. हाँ, एथिक्स कमेटी क्या होती है? एथिक्स क्या होता है, कोई आप में से कोई बताए? व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स? नीति शास्त्र क्या? कोड ऑफ कंडक्ट से। कोड ऑफ कंडक्ट किसके? कोड ऑफ कंडक्ट किस चीज के? सर कोड ऑफ कंडक्ट किसी काम को करने के, मतलब। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कोड ऑफ कंडक्ट? सर कोड ऑफ कंडक्ट मतलब एक सेट ऑफ गाइडलाइंस की भाई इसके तहत काम किया जाएगा। उसमें सब चीज होती है कि जैसे रूल्स रेगुलेशंस। रूल्स, यस। ओके, कोई और बताए? नैतिकता, नीति शास्त्र, एथिक्स, एथिक्स होती क्या है ये? कोई भी बताए? सर बेसिक वैल्यूज जो किसी भी काम को करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन।
नहीं, नॉट क्वालिफिकेशंस, कुछ वैल्यूज, मॉरल्स जिसे कह सकते हैं। जैसा कि आपने हर बार बताया कि लॉज कंप्लीट नहीं है, उसके साथ मोरल्स होने जरूरी हैं कि उसके पीछे वजह क्या है, या कोई भी लॉज कंप्लीट नहीं है जब तक उसके पीछे एथिक्स ना हो। तो एथिक्स होता क्या है, यही तो सर, मैं जानना चाह रहा हूँ। सर जो बेसिक वैल्यूज हैं। बेसिक वैल्यूज, ओके ठीक है। कोई और ट्राई करे, अभी तक सही आंसर नहीं आया है, आस पास आंसर आया है बट सटीक नहीं आया। सर एथिक्स को हम ऐसे कह सकते हैं कि क्या एक्चुअली होना चाहिए। यही एथिक्स। एथिक्स का मतलब क्या होना चाहिए। जो रवि तुमने बताया वो जस्ट अपोजिट बता दिया। तुमने बताया क्या है, रूल्स का मतलब क्या है। हाँ पर सर, वो बताने में हो गया, लेकिन मतलब अच्छा, वही था अच्छा कि मतलब यही था, कैसे ओके। होना चाहिए। हाँ, रूल्स हमेशा सामने होते हैं कि ये हैं, ये ये इसके अंदर हैं, ये रूल्स हैं। और क्या होना चाहिए, ये एक इथिकल वैल्यूज हैं जो कि अलग अलग सोसाइटी के, अलग अलग काम के अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। तो एथिक्स का मतलब क्या होना चाहिए, इट्स ए फिलोसफिकल। फिलोसफी के 3 पार्ट होते हैं, है ना, उसमें से तीसरा पार्ट है एथिक्स, क्या होना चाहिए। ठीक है। और जहां भी क्या होना चाहिए, इट इज ए सेकेंड ऑर्डर इंक्वायरी। सेकेंड ऑर्डर इंक्वायरी का मतलब, व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी। साइंस गिव्स अस फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी, मींस क्या है, व्हाट इज। जहां पर भी क्या है आता है वो है साइंस। कोई भी किसी भी चीज का साइंस हो सकता है। एटम का साइंस क्या है, एटम के अंदर एटम किन एलिमेंट से मिलके बना है, इट इज साइंस। सोसाइटी में जेंडर, किस जेंडर के कितने लोग हैं, इट इज साइंस। कितने मेल हैं, कितने परसेंटेज फीमेल हैं जहां आया, इट्स साइंस। कितने होने चाहिए, दैट इज, बताओ, एथिक्स। ओके, क्लियर हो गई बात। और जब भी हम कहते हैं कि क्या होना चाहिए, ये कोई स्ट्रेट एक लाइन में बात खत्म नहीं होती, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच और समझ के अनुसार इसका आंसर अलग अलग हो सकता है। जैसे जेंडर इक्वलिटी नहीं है भारतीय समाज में, लैंगिक समानता नहीं है, प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस है बेटा, बेटा होना फर्स्ट प्रेफरेंस है मतलब इट्स फैक्ट, फैक्ट मतलब साइंस, साइंस का मतलब क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी वस्तु को अपनी तरफ, पृथ्वी केंद्र की तरफ खींच रही है। लाखों एग्जाम्पल हो सकते हैं, जहां भी है वो साइंस है। होना चाहिए, अब जब होना चाहिए जब हम कहेंगे, तो कुछ लोग कहेंगे हाँ जेंडर इनइक्वालिटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक समझ उनकी है कि साहस और वीरता इत्यादि गुण महिलाओं में नहीं होते। उनके अंदर करुणा, दया, सेवा भाव, ऐसे गुण होते हैं। अगर ऐसे गुण होते हैं तो ऐसे लोगों की संख्या कम होगी तो भी चलेगा। उनको सेना में नहीं जाना चाहिए, उनको वो काम जो बाहरी दुनिया में, मतलब घर से बाहर के हैं, वो नहीं करने चाहिए, क्योंकि उन सब कामों में साहस इत्यादि की आवश्यकता है। उसकी बजाय उनके अंदर जो गुण हैं, सेवा भाव, करुणा, पालना, पालना मतलब नर्सिंग इत्यादि घरेलू गुण हैं, और उनको घर में रहना चाहिए। अब इसके अगेंस्ट आर्गुमेंट हो सकते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो नेचर ने नहीं बनाया। तो चाहिए एक लाइन की बात नहीं होती, कोई एक बार बता दे कि ये होना चाहिए, और वो वाला जो लाइन है वो हमेशा के लिए सत्य हो जाए। यही तो हमने पाया, धार्मिक किताबें हमें चाहिए तो बता रही थी। सारी धार्मिक किताबें बता रही थी कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए, पुत्र को कैसा होना चाहिए, पत्नी को, पति को, वगैरह वगैरह को कैसा होना चाहिए।
बट वो चाहिए कोई परमानेंट बात थोड़ी ना होती है। जो जो त्रेता युग में होगा, अगर युग है तो, अगर हम उस बात को आगे बढ़ाएं, वही कई हजार या लाख साल के बाद सतयुग में जो होगा वो त्रेता में नहीं होगा, जो त्रेता में होगा वो द्वापर में नहीं होगा, और वो कलयुग में नहीं होगा। तो समय निरपेक्ष, बियॉन्ड टाइम, कोई भी मॉरल सेंटेंस नहीं हो सकता। बट किताबों ने कोशिश की ऐसी, है ना, वेदों ने कोशिश की और कहा कि ये ईश्वर के द्वारा रचित हैं। लेकिन वो बात आज के समय में उतनी रिलेवेंट नहीं है कि हे इंद्रदेव, आप बारिश करें, मेरे खेत में भरपूर बारिश हो और पड़ोसी के यहाँ बारिश ना करें। अब ये सेंटेंस कोई पढ़ेगा तो उसको देव वाक्य तो नहीं मानेगा आज की तारीख में। ये तो मानेगा कि ये तो बहुत ही ईर्ष्यालु और बहुत ही छोटे इच्छा वाला कोई व्यक्ति है, जो ये कह रहा है कि मेरे यहाँ तो खुशहाली हो, मेरी गायों के थनों में दूध भर जाए, और मेरे जो शत्रु हैं उनकी गायों के थने सूख जाएं। इस तरह की ऋचाएं से भरा पड़ा हुआ कोई पुस्तक किसी समय के लिए रिलेवेंट हो सकता है। 2500 3000 साल के बाद उसके कुछ परसेंटेज तो रिलेवेंट हो सकते हैं, 1% अच्छा हो सकता है जो सदैव के लिए उस पर समय का असर उतना ना पड़े। बट 99% चीजें तो समय के साथ इररिलेवेंट, यूं कहें कि कूड़ा हो जाती हैं, जो किसी समय के लिए बहुत अच्छी थी। तो नैतिक वाक्य जो हैं वो क्या होना चाहिए बताते हैं, और वो काफी डिबेटेबल हैं। ओके, क्या बात समझ में आई? बाकी हम लोग आगे, अभी तो मैं खाली भूमिका बना रहा हूँ आपके आगे की पढ़ाई के लिए, बट यहाँ पे रेफरेंस आया तो मैंने बता दिया। मोटे तौर पे समझ में बात आ गई आपको? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो कोई भी नैतिक वाक्य, कोई भी मॉरल सेंटेंस परमानेंट नहीं होते। जैसे मैं कहूँ, अब किसी भी बच्चे को समझाऊं कि बेटा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा ट्रूथफुल रहना चाहिए। अब ये कोई सिचुएशन हो सकती है जब झूठ बोलना ही सबसे ज्यादा नैतिक हो। ऐसा हो सकता है कि ज्यादा नैतिक क्या है, झूठ बोलना, और सच बोलना अनैतिक है। कैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, जरा सोच के बताओ तुम लोग। यस सर, हो सकता है। हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी चीज जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं आपको समय दूंगा पूरे 1 हफ्ते का, और आपसे उस समय पूछूंगा कि आप सोच के बताइए कोई एक कृत्य जो हर परिस्थिति में सही हो, और कोई एक कृत्य जो किसी भी परिस्थिति में, ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी परिस्थिति में गलत ही हो। तो आप सोच के बताएंगे, और मेरा दावा है कि अब तक तो कोई नहीं बता पाया, शायद शायद आप लोग बता पाए तो अलग बात है। कोई एक कृत्य ऐसा नहीं बताया जा सकता जो किसी भी समय और काल में सत्य सही ही है, नैतिक है। तो एस्टिमेट कमेटी क्या होना चाहिए बताती है, और बाकी तो इसमें जो फैक्ट्स हैं वो तो आप देख ही लेंगे, उसमें मुझे कोई चर्चा नहीं करनी। ठीक है, इसी तरह कमेटी ऑन कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर, रूल्स कमिटी, लाइब्रेरी कमिटी। ऐसे बहुत कमेटी हैं, है ना, आपको कुछ 20 30 दे रखे हैं इसमें, आप उसको देख लीजिएगा, है ना, और ये सब फैक्चुअल है। ओके, तो ये बात है। अब हम लोग कुछ, ये मैं ऑलरेडी आपको उसी दिन मैंने इसको अपलोड कर दिया था, तो इसमें कुछ अभी आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई समस्या होगी, पढ़ भी चुके होंगे बहुत सारे लोग तो, बट अगर नहीं पढ़ा तो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, अब हम लोग कुछ और विषयों की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से कुछ चीजें मैं पढ़ा चुका हूं आपको ऑलरेडी, क्योंकि 2 बार स्लाइड्स बनी तो मुझे मतलब एक पिछले साल की कुछ स्लाइड्स थी,
कुछ फिर नई बना दी तो हो सकता है रिपीट हो, तो आप मुझे बताते चलिएगा कि हाँ सर ये पढ़ा हो चुका है, तो मैं उसको छोड़ दूंगा, ठीक है। और नहीं तो एक नए तरीके से चीज़ों को देख लेंगे। असल में मैं हर बार कुछ ना कुछ अपडेट कर ही देता हूँ, तो कुछ नया तो आपको हमेशा ही मिलेगा। जब भी आप पढ़ेंगे तो 100% वैसे का वैसा नहीं मिलेगा। फिर भी अगर पूरा पढ़ा हुआ होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो हम पढ़ रहे हैं कैबिनेट। क्या डिस्प्ले हुआ एक ग्रीन कलर का एक अलग सा स्लाइड? हाँ सर हुआ। ओके, ठीक है। तो एट द सेंटर एज वेल एज एट स्टेट विथ पैरेलल प्रोविजंस, कैबिनेट को हम देखते हैं। तो हो सकता है कैबिनेट मैंने थोड़ा बहुत बता दिया हो, बट अब क्योंकि तैयार कर लिया है मैंने, अब मैंने जो भी पूरा सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें तो जाहिर सी बात है ज़रूरी नहीं है कि आपको एक वर्ड बाय वर्ड बताया जाए, फिर भी मैंने कैबिनेट से आगे तक के लिए ही 550 से ज़्यादा तैयार कर लिए हैं स्लाइड्स। कोई भी सब टॉपिक ऐसा नहीं है जो तैयार नहीं किया गया है, बट इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही फैक्चुअल हैं। उसमें कॉन्सेप्ट, अब कुछ नया कॉन्सेप्ट आपके लिए नहीं बचा होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि कई लोगों के पास समय नहीं होता ज़्यादा पढ़ने का, तो शायद वो एक बार सुन लेंगे तो बेहतर वो याद कर पाएंगे। यूनियन कैबिनेट, ये टॉपिक क्या हमने पहले पढ़ा है किसी और स्लाइड में या किसी तरह से? बताओ हिमानी। सर स्लाइड से नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने एक्सप्लेन कर रखा है कि कैबिनेट किसको ओके कहते ओके ओके ओके, हाँ एक्सप्लेन ऐसे ऑरली किया होगा, ठीक है। हैं। तो कोई बात नहीं, विक्रम पढ़ना शुरू करो। ओके सर। यूनियन कैबिनेट आर्टिकल 352. It was inserted in Article 352 of the Constitution in 1978 by the 44th Constitutional Amendment Act. Sir, हाँ, it did not find a place in the original text of the Constitution. तो एक मिनट ध्यान से सुनिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कभी भी इससे पहले कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था। हर जगह कौन से शब्द का इस्तेमाल हुआ है इसकी जगह? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या ये बात समझ में आई आपके? कैबिनेट Yes. शब्द प्रचलन में तो था, बोलचाल में था, कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि कैबिनेट से बात हो गई है, कैबिनेट ने कहा कि हमसे कभी पूछा ही नहीं गया, इस तरह के झगड़े तो थे, अखबारों में छपते थे। बट कॉन्स्टिट्यूशन में 1978 से पहले इस शब्द का इस्तेमाल नहीं था। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब ये एक नई बात है, तो कहीं से घुमा फिरा के पीसीएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसा था या नहीं था, इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि ऐसा बहुत यदा कदा होता है कि पूरे कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में, कोई गवर्नमेंट बहुत कम बार मंत्रिमंडल का की मीटिंग करती है। वो हमेशा कैबिनेट की मीटिंग से काम चला लेती है। और हम आगे पढ़ेंगे किचन कैबिनेट से भी काम चल जाता है। और जब अति शक्तिशाली प्रधानमंत्री होता है, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हुई 70s में, या आज के हमारे प्रधानमंत्री हैं जिनके पास नंबर्स बहुत हैं, या जो लोगों में विश्वास डाल पाते हैं कि वो एक चमत्कृत, एक जादूगर, चमत्कार उत्पन्न करने वाले व्यक्ति हैं, तो फिर वो कैबिनेट भी नहीं रहता है, फिर वो किचन कैबिनेट भी नहीं रहता, वो वही व्यक्ति सारे निर्णय ले लेता है, जो कि जाहिर सी बात है क्विक डिसीजन हो पाता है, फर्म डिसीजन हो पाता है। फर्मनेस का मतलब क्या है? अगर शायद पूछा जाता, मैं अंदाजा लगा रहा हूं, ऐसा तो हुआ नहीं, बट अगर पूछा जाता कि क्या पाकिस्तान, जो कि पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, उस पे क्या हमें उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, सेना से इन्वॉल्व, मतलब वॉर छेड़ना चाहिए? आप अगर 10 लोगों से पूछो, 100 लोगों से पूछो, आपको लगता है कि 100 लोगों से पूछने पे किसी निर्णय पे आप पहुंच पाएंगे? किसी भी निर्णय पे, यस या नो पे? आप बताइए। बहुत मुश्किल नहीं। है।
बहुत मुश्किल है, क्योंकि 100 लोगों से आप पूछेंगे, क्योंकि 100 से ज्यादा होते ही हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आप 100 लोगों या 90 लोगों से, 80 लोगों से पूछेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप पता नहीं कर पाएंगे कि यार करना क्या चाहिए, हाँ या ना। और जितने बुद्धिमान लोगों से पूछेंगे उतना मुश्किल है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, उसकी बुद्धिमानी ही इसी में है कि प्रश्न का उत्तर हाँ ना में ना दे, क्योंकि हाँ ना में देने में तो बात पकड़ी जा सकती है, कुछ ना कुछ तो होगा ही, कॉन्सिक्वेंस उसके अपोजिट हो सकते हैं, हाँ या ना जो भी, ठीक है। तो कोई आपका कोई बहुत ही करीबी मित्र है, उससे पूछो कि यार मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास प्रपोजल है ए और बी से विवाह करने का, कौन सा बेटर होगा। अगर वो समझदार है तो कोई निर्णय नहीं देगा, ठीक है। या आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, या तो वो बहुत ही नासमझ है, या वो बहुत ही इमोशनली जुड़ा हुआ है आपसे, का मतलब लॉजिकली नहीं है, तभी वो बिल्कुल हाँ या ना या ए और बी का निर्णय देगा। तो शायद 71-2 वाला वॉर हो ही नहीं पाता, और हम पाकिस्तान को इस तरह से कमजोर नहीं कर पाते। पाकिस्तान दो हिस्सों में टूट गया, पूर्वी पाकिस्तान एक अलग देश बांग्लादेश बन गया। सेम सिचुएशन कहाँ आई, आज के प्रधानमंत्री बहुत सारे डिसीजन वो ले ही नहीं पाते, अच्छे लिए या बुरे लिए एक अलग बात है, इस पर मैं अभी बात नहीं कर रहा, पर डिसीजन डिले हो जाता है जब आप बहुत लोगों से बात करते हैं। तो अब खुद का आपका जो फर्म डिटर्मिनेशन है वो कमजोर हो जाता है। आप 10-20 लोगों से पूछेंगे, वो कुछ ना कुछ तर्क देंगे, और तर्क देने से जो आपने सोच भी रखा था वो भी कहीं गुम हो सकता है, या वो आपकी वो सोच कमजोर भी हो सकती है, ये इसका एक निगेटिव पक्ष है। सेम हम देखें नेहरू के टाइम, नेहरू बहुत ही डेमोक्रेटिक व्यक्ति थे, जबकि वो भी चमत्कृत व्यक्तित्व थे, उनके पास भी बहुत संख्या थी, बट अपनी संख्या से उलट उनको वो लोगों को शरीक करते थे, शामिल करते थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करते थे। तो आप देखेंगे बहुत सारे डिसीजन उनके गलत हो गए। वो चाहते थे कि मिलिट्री के पास भी पैसा जाए, बट उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे जो 1978 में पीएम भी बने, ठीक है, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई बिल्कुल अड़े हुए थे कि नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें आर्मी पे पैसे या मिलिट्राइजेशन पर पैसे खर्च करने चाहिए। अब उन्होंने कहा, और वो उसको कैबिनेट में उसको उस समय के कैबिनेट में रखा। लोग कह रहे थे नहीं नहीं, हम गांधी के देश हैं, फलाना है ढिकना है, और हमें ऐसा कोई खतरा भी नहीं है, डिफेंस पे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि ये उनका प्रपोजल जैसे ही आया, फाइनेंस मिनिस्टर ने डिफेंस बजट को और कम कर दिया। और इतना शक्तिशाली पीएम, क्योंकि लोकतांत्रिक था, उसने कहा कि ठीक है, जैसा सब लोग सही समझे। तो मैं लोकतंत्र के खिलाफ नहीं हूं, मैं आपको खाली बता रहा हूं कि कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल कभी हुआ ही नहीं, हमेशा लोक मंत्रिपरिषद का इस्तेमाल हुआ। हालांकि एक्टिव हमेशा ही हमेशा कैबिनेट रही, कभी भी 100 लोगों से नहीं पूछा गया, सारे मंत्रियों से नहीं पूछा जाता, ठीक है। बट इस्तेमाल इसका हुआ है पहली बार 1978 में, और इसके लिए स्थान दिया गया है आर्टिकल 352 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या पूरी कहानी से कुछ समझ में आया, याद रहेगा आपको सब कुछ? यस सर। ओके। Yes. आवाज अगर कहीं भी डिस्टर्ब हो तो मुझे बता दीजिएगा, आप लोग पढ़िए आगे। Now also Article 352 only defines the cabinet, saying that it is the council consisting of the Prime Minister and other ministers of cabinet rank appointed under Article 75 and does not describe its power and functions. ठीक In है। other words, its role in our politico-administrative system is based on the convention of parliamentary government as developed in Britain. यस, तो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि कैबिनेट शब्द का इनोवेशन ही कहाँ से हुआ। क्या मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, या मुझे Yes. बताना है? हाँ तो हाँ, मैंने बताया था आपको कि ये ब्रिटेन में अनऑफिशियल यूज होने वाला शब्द था,
और क्योंकि ब्रिटेन की ही पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने एक परंपरा के तौर पर, है ना, कन्वेंशंस के तौर पर उसको लिया है, तो हमारे यहाँ भी कुछ वैसा ही था कि ये डिफाइन बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का पार्ट होगा। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या? कैबिनेट में जितने भी मंत्री होंगे, ऑफ कोर्स वो सब पॉलिटिशियंस होंगे, और वो सब के सब मेंबर होंगे या हो जाएंगे 6 महीने के अंदर किसी भी हाउस के, और उनका काम जो है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव होगा। ठीक है? यस सर। चलो, क्या रोल है कैबिनेट का, पढ़िए। Role of cabinet. It is the highest decision-making authority in our politico-administrative system. It is the chief policy formulating body of the central government. It is the supreme executive authority of the central government. It is chief coordinator of central administration. It is an advisory body to the president and its advice is binding on him. It deals with all major legislative and financial matters. तो सब कुछ बोल्ड शब्दों में अलग से लिखा हुआ है जानबूझ के, कि जब आप एक दो बार पढ़ लेंगे और जब फिर रिवाइज करेंगे तो स्लाइड को तेजी से आप मूव कर सकेंगे, ताकि एक ही समय में कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर सकें और आपकी नज़र खाली बोल्ड वर्ड्स पे जाए। तो इसका भी ख्याल रखने की कोशिश की गई है कि आप जब नेक्स्ट टाइम, ऑफ कोर्स आपको एक दो बार तो ठीक से पढ़ना पड़ेगा, पर जैसे जैसे आप रिवीजन आगे करते जाएंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, खाली बोल्ड वर्ड से ही आप पूरा पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और कुछ समय के बाद तो आप क्या कर पाएंगे कि आप इसको और भी अच्छे ढंग से कर पाएंगे, मतलब कि फिर आपको सारे शब्द भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। आप एक नज़र डालेंगे और आपको याद रहेगा कि हाँ, ये चीज़ मैं भूल जा रहा हूँ, खाली उस पर नज़र जाए। तो रोल ऑफ कैबिनेट हम बहुत पहले से जानते हैं, तब से जान रहे हैं कि जो कैबिनेट का रोल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, असली काम यही करते हैं। ठीक है? और इनकी जो एडवाइजरी है वो ज़्यादातर मामले में प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग है ना? और क्या है, पढ़ो, पढ़ते जाओ। हाँ सर, it is a chief crisis manager and thus deals with the emergency situations. It exercises control over higher appointments like constitutional authorities and senior secretariat administrators. It deals with all foreign policies and foreign affairs. तो मेरा पर्पस क्या था इन सारे चीज़ों को बनाने का और आपके सामने लेकर आने का, क्योंकि मैं समझा तो सब चुका ही था और आपके बुक्स में दिया हुआ है। पर्पस ये था कि मेंस में आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े। ये सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो हॉलिस्टिकली प्री मेंस इंटरव्यू आपके सारी तैयारी को पूरा करे। मेंस में आपको क्या सीधे क्वेश्चन आ सकता है, राइट रोल ऑफ कैबिनेट। तो जितने शब्दों में लिखना है, अब यहाँ पे तो 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है? तो जाहिर सी बात है आपको चुनना होगा कि कितने शब्दों में लिखना है, और उसके पीछे क्या कुछ पुछल्ला जुड़ा हुआ है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन के साथ यूपीएससी में पुछल्ला जुड़ा होता है, पीसीएस में नहीं जुड़ा होता या कम बार ऐसा होता है। पुछल्ला का मतलब क्वेश्चन का सब क्वेश्चन। ठीक है? तो उनको देखते हुए आप सीधे मेंस का आंसर भी लिख सकते हैं, प्री का तो है ही, या इंटरव्यू के दौरान भी ये सारी चीजें काम आएंगी और आप इसमें से अपना आंसर डिराइव कर सकते हो। है ना? डिराइव करने की बात है, डेरिवेशन आना चाहिए, आप इजीली डिराइव कर सकोगे। तो प्री मेंस दोनों के लिए है, इसलिए इसको मैंने सोचा कि इसको आपको दे दिया जाए। इसी तरह एक एक प्रचलित शब्द है जिसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इसको यूज नहीं किया गया है कहीं भी, बट काफी प्रचलन में है कि किचन कैबिनेट या इनर कैबिनेट। क्योंकि अखबार में बहुत आता है तो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। हम इसको एक बार देख ही लें, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, पढ़िए। Kitchen inner cabinet. This informal body consists of the Prime Minister and 2 to 4 influential colleagues in whom he has faith and with whom he can discuss every problem is called the inner cabinet or kitchen cabinet. सबको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? ध्यान से फिर से पढ़ लो मनी मन चाहे तो।
सर जी 2 और 4 लिखा हुआ है, तो मतलब 2 या 4 ये ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है या फिक्स नंबर है 2 या 4? नहीं नहीं, देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज ए इनफॉर्मल बॉडी। और ओके। किन लोगों की इनफॉर्मल बॉडी है? पीएम का, जिनको अपने कुलीग में जिन लोगों पर ज्यादा फेथ है। अब वो फेथ 2 लोगों पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है, राइट? हम्म। तो क्योंकि इनफॉर्मल है तो फिक्स तो नहीं किया जा सकता। हाँ ठीक तो है। एक समय हो सकता है जब प्रधानमंत्री, हमारे आज के प्रधानमंत्री बात कर लेते हों लेट्स से कि अमित शाह से, और पहले के जो वित्त मंत्री थे उनके काफी अच्छे दोस्त थे, क्या नाम था उनका, अरुण क्या जेटली। नाम, अरुण जेटली अरुण साहब, जेटली। अरुण जेटली, या सुष्मिता स्वराज, या मतलब ये तो इनफॉर्मल है, उनको जो भी ठीक लगे, दो चार हम बोलते हैं ना कि 2 4 लोगों से बात कर लेना, कुछ वैसी ही बात। ठीक है। हाँ सर। हम्म। It has now become the real center of power. ऑफ कोर्स, आज की It तारीख में advi- हम बात कह सकते हैं कि जो किचन है वो और छोटा हो गया है। ठीक है। वो शायद खाली, हो सकता है खाली अमित शाह तक ही हो। तो एक्चुअल में रियल पावर किसके पास है? इसी इनर कैबिनेट के पास। तो पहली बात, कैबिनेट शब्द ही इनफॉर्मल था, पहली बार किसी रेफरेंस में यूज हो गया। किस रेफरेंस में? 44th अमेंडमेंट में इसको बोल दिया गया, ये बोल दिया गया कि कैबिनेट के रिकमेंडेशन पर एक्ट करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, इस वजह से इनफॉर्मली आ गया, इत्तेफाक से आ गया है। अब आ गया तो फिर फॉर्मली हो गया। तो जब कैबिनेट ही अभी किसी वजह से खाली फॉर्मल हो गया, तो इनर कैबिनेट तो कहीं लिखा ही नहीं है। ठीक है, बट सच में जो एक्चुअल में पावर सेंटर है वो आज की तारीख में कौन है? किचन कैबिनेट ही। मतलब वो संख्या एक भी हो सकती है। तो मान लो, आप प्रैक्टिकली देखो ना, अमित शाह के पास कौन सा मंत्रालय the गृह मंत्र। है ना? गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम है। बट वो दखल किस मंत्रालय में नहीं रखते हैं? सभी में रखते हैं। ठीक है, गृह मंत्रालय है और चीन को धमका रहे हैं। धमका क्या रहे हैं? मतलब फॉरेन अफेयर्स पे भी उनके अपनी एक धमक है, या उनकी एक पकड़ है, या वो उनका वक्तव्य आता है। और तो और, कोई उनसे पूछे तो वो फाइनेंस पे भी बहुत, फाइनेंस मिनिस्ट्री पे भी बहुत ही दावे के साथ बात करते हैं, है ना? तो ऑल इन वन है। क्यों है ऑल इन वन? क्योंकि बाकी लोग जो मिनिस्टर्स हैं वो उस कद के नहीं हैं। कद के मतलब, वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी एक इनके लेवल की अहमियत रखते हों। वजह कुछ भी हो, बहुत सारी वजह हो सकती है। तो एक्चुअल में द रियल सेंटर ऑफ पावर कौन होता है? कैबिनेट होता है। बट कैबिनेट में तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, 10 12 लोग हो सकते हैं। बट कभी कभी इनर कैबिनेट या किचन कैबिनेट हो जाता है जिसके पास एक्चुअल पावर होती है। आगे पढ़ो। It advises the Prime Minister on important and political issues and assists his decision making on crucial issues. राइट। Its compo- its composition is not only limited to cabinet ministers but also to outsiders like friends and family members of the Prime Minister. समझ रहे हो? ठीक है। तो जी इसको हम इस थोड़ा सा सभ्य भाषा में लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा करंट करंट का पार्ट है ये। आप इसी सभ्य भाषा में लिख सकते हैं कि भाई, अब ये लिखना तो सही नहीं लगेगा कि वो अपने चमचे रखते हैं वो, या इस तरह से तो हम नहीं लिखना चाहिए हमें। तो हम यही लिख दें कि हाँ भाई, वो उनके बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह होते हैं, कभी भी आ जा सकते हैं। कोई उनके लिए कोई ऐसी कोई रोक टोक नहीं होती, कुछ इस टाइप की बात। पढ़िए आगे। Okay. Uh, okay. It is not unique to India, also exists in Britain and USA. यस, ठीक है, ये हमेशा ही होता है। पर डिपेंड करता है, वही जो मैंने कहा ना, कि कितना सामने वाला व्यक्ति, जो पीएम है या जो असली पावर है, वो कितने लोगों से संपर्क रखना चाहता है।
जैसे मैंने बताया था, आपको अभी बताया, जवाहरलाल नेहरू पावरफुल तो थे, बट वो एक दौर था, एक आदर्शवाद का दौर था। ठीक है, वो दौर की कल्पना करना आज की तारीख में शायद बेईमानी होगी। हम ये कहेंगे कि फिर हम स्वप्न लोक में रहते हैं अगर हम आज के लोगों को आज से उन लोगों से तुलना करें। वो लोग एक स्वतंत्रता संघर्ष के तपे हुए लोग थे, और उन्होंने अपनी जो असली जो इच्छा की जो उम्र होती है ना, वो संघर्ष में और जेलों में गुजारी है। हम उनकी तुलना आज के या स्वतंत्रता के बाद के लोग या आज के जो बहुत ही कंफर्ट में जिनका जन्म हुआ है, तुलनात्मक रूप से उनकी तुलना में उनसे नहीं कर सकते, है ना। हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि ये बहुत ओबियस है कि अगर कोई सोना है भी, तो सोना अगर है भी तो वो तपा हुआ होगा स्वतंत्रता संघर्ष में, और आज का अगर कोई सोना है भी तो उसको तपने की, उतने तपने की तो आवश्यकता नहीं है। तो इन शॉर्ट, ये कोई यूनिक व्यवस्था नहीं है। ये विश्व में जहां भी इस तरह का व्यक्तित्व होता है, इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, कोई व्यक्ति या कोई व्यक्तियों का समूह या कुछ एक व्यक्ति, एक दो व्यक्तियों का समूह पावर सेंटर हो जाता है। आप इसको देख सकते हैं, जब इतिहास पढ़ेंगे आप, या कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो आप देखेंगे इतिहास में भी जो किंग है, बादशाह है, वो भी कई बार उसके आसपास भी इनर कैबिनेट जैसी चीजें जमा हो जा रही हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मिडवल एज में द ग्रेट अकबर की, ग्रेट अकबर सबने सुना ही है। ग्रेट अकबर एक लंबे समय तक किचन कैबिनेट से घिरा हुआ था। ठीक है, उसका एक मंत्री था, और वो उस मंत्री तक ही वो सारे डिसीजन, पावर सेंटर वो मंत्री था। उसकी एक पालन करने वाली एक दाई थी, है ना। तो वो जो पालन करने वाली दाई थी, जिसको एक तरह से वो मदर मानता था, सारी बातें उस तक और उसके बेटे तक सारे पावर सेंटर हुआ करते थे। तो ये कोई नई बात नहीं है, खाली इंडिया की बात नहीं है, ना केवल आज आधुनिक काल की बात है। ये व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है। क्या आप मेरी बात समझ गए सही से सब लोग? जी सर। ओके। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। सर आप कुछ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे? हाँ, मैं कह रहा हूं कि आप इस डिजाइन को देखें, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, आप देखें इसके अंदर कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सीलिंग है 15%। तो 15% ऑफ टोटल। तो फिर से म्यूट हो गया आपका माइक। ये कोई कर दे रहा है यार। ये अपने आप हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। ओके, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सीलिंग है, वो सीलिंग कितनी है? 15% की। तो आज की तारीख में 15% के हिसाब से कितने मेंबर हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में? तो 82 83 लिखा हुआ है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं जान लूं कि मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं। अच्छा। कैबिनेट, क्योंकि वैसे तो लिख दिया गया, फिर भी इनफॉर्मल है, इसलिए संख्या कुछ भी हो सकती है, 15-20 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है ना। किचन कैबिनेट भी फिर मैंने कहा कि इनफॉर्मल है, 2-4 लोग, कोई भी हो सकता है। और कई बार एक्चुअल में डिसीजन इनमें से कोई नहीं लेता। कौन लेता है? फैमिली या फ्रेंड्स लेते हैं। ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ आप लोग। गांधी परिवार। संजय गांधी सर। संजय गांधी के लिए कहा जाता है कि एक्चुअल में कहा तो जाता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी किसी से सलाह ही नहीं लेती थी और अपने मन से करती थी, बट अनऑफिशियली ये कहा जाता है कि एक्चुअल में अपने मन से भी कुछ नहीं करती थी। एक्चुअल में संजय गांधी करा लेते थे उनसे, या उनके हिसाब से चलती थी, वही उनके सारे
किचन कैबिनेट समझ लो, कैबिनेट समझ लो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझ लो, कुछ भी समझ लो, वही था। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये सब इनफॉर्मल है, इसलिए इनके बारे में हम केवल कयास लगा सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं। ऑफिशियल क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो प्रैक्टिकली बहुत कम बार मीटिंग होती है। ऐसा नहीं कि कभी नहीं होती, बट कम होती है। क्या समझ में आ गया आपके? कुछ हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये स्लाइड? यस सर। यस सर, हेल्पफुल है काफी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्सेस कैबिनेट, हालांकि मैं समझा चुका हूं, फिर भी फटाफट समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पढ़ो। Council of Ministers हम्म, and Cabinet comparison, a wider body consisting of 60 to 70 ministers हम्म, and a smaller body consisting of 50 to 20 ministers include all three categories of ministers, that is cabinet minister, ministers of state and deputy ministers, include the cabinet ministers only. Thus it is a part of the council of ministers, हम्म, does not meet as a body to transact government business. It has no collective functions. हम्म, Meet as a body frequently and usually once in a week हम्म। to deliberate and take decisions regarding the transaction of government business. Thus, it has collective functions. तो इसको आपको बिल्कुल अक्षरशः ऐसा ही होता है, ऐसे नहीं लेना है, एक मोटे तौर पे बात है ये, ठीक है ना। ये सारी बात ये आपके पास रहेगा ही स्लाइड, तो आप अपने हिसाब से इसको देखिएगा। और पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है। Council vested with all powers, but in theory, exercise in practice the power of council of ministers and thus acts for the latter. या ठीक है। Functions are determined by the cabinet. Direct direct the council of ministers by taking policy decisions which are binding on all ministers. हाँ, Implement the decision अच्छा taken by एक the मिनट cabinet. रुको, ये सब तो फैक्ट्स हैं, आप पढ़िएगा ही। ये जी जरा मुझे आप लोग, क्योंकि मैं इतना कुछ पढ़ा चुका हूँ आपको, तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको आप ठीक से समझ लेंगे। हम्म, ऐसा ही क्यों लिखा हुआ है कि डायरेक्ट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय टेकिंग पॉलिसी डिसीजंस विच आर बाइंडिंग टू ऑल मिनिस्टर्स। तो ये 10 लोग मिलकर डिसीजन लेंगे, और अगर 80 या 82 लोग मिनिस्टर्स हैं तो उन सब पे बाइंडिंग होगा। ये बात को आप कैसे समझते हैं, क्या मतलब समझते हैं इस बात का? बताओ कोई भी। सर प्राइम कलेक्टिव मिनिस्टर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एक आंसर ये है। और सर प्राइम, हाँ, आवाज तुम्हारी नहीं आई। सॉरी सर म्यूट कर दिया किसी ने। सर तो प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड है, और हम्म, वो प्रेसिडेंट को डायरेक्ट कर सकता है किसी भी मिनिस्टर को उसकी पोस्ट से हटाने के लिए। तो हम्म, जो भी मिनिस्टर है वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इसलिए जो भी प्राइम मिनिस्टर कहेगा वो सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। बहुत सारे आंसर हो सकते हैं और सारे आंसर सही हैं, आप लोगों ने जो भी एक दो लोगों ने आंसर दिया। और फिर आपको पता ही है कि काउंटर साइन होता नहीं हमारे यहाँ, ये पढ़ाया है मैंने किसी रेफरेंस में। yes sir. यस तो सर। अगर कैबिनेट ने कहा यस है, सर। चाहे वो किचन कैबिनेट है वो, या बड़ा कैबिनेट है, या खाली प्राइम मिनिस्टर ही क्यों नहीं है, ठीक है, अकेले ही अपने मन से ही क्यों नहीं है, जैसे इंदिरा गांधी के केस में संजय गांधी तो कुछ भी नहीं है, फैमिली मेंबर है उनकी, क्या एज ए ऑफिशियल वजूद तो खैर बाद में बना दी गई, बट एक्चुअल में कुछ नहीं है। तो मान लिया जाएगा कि सबने किया है, ऑल मिनिस्टर्स का डिसीजन है ये। अगर वो मिनिस्ट्री में हैं, गवर्नमेंट के पार्ट हैं, इसका मतलब वो सब सब लोग हैं, मतलब काउंटर साइन की जरूरत तो है नहीं, जैसे कि इंग्लैंड में है। भारत में मान लिया जाएगा कि ये सबका डिसीजन है, ये बात है। कैबिनेट कमेटीज, एक तो हमने प्री के लिए इस हिसाब से कुछ कमेटीज पढ़ ली, क्या क्या फैक्ट्स हैं। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। कैबिनेट कमेटीज को हम बोलते हैं सुपर कैबिनेट। तो ये शब्द अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, बट आ सकता है या आना चाहिए, इस संभावना के साथ हम पढ़ रहे हैं कि आ सकता है कभी भी। तो अब हम पढ़ते हैं क्या होता है सुपर कैबिनेट।
कोई मुझे बताना चाहे आप लोगों में से, सुपर कैबिनेट आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, क्या होता है? सर ये कैबिनेट कमेटी की जो पार्लियामेंट जो पॉलिटिकल अफेयर्स की जो कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, उन्हें सुपर कैबिनेट बोला जाता है। और कोई कुछ बताना चाहे? सर ये इकोनॉमिक अफेयर्स पे भी हो सकती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ओके, ठीक है, ठीक है, आइए हम देखते हैं फीचर्स ऑफ कैबिनेट कमेटी, जिसको हम सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। क्या होता है कैबिनेट कमेटीज? पढ़िए जरा ध्यान से, रवि पढ़ो। Features of cabinet committees, they are not mentioned in the constitution, therefore are regarded as extra constitutional. Yes. Since the rules of business provide for their establishment, they are of two types, standing and ad hoc. The standing committees are of a permanent nature, while the ad hoc committees are of a temporary nature and are constituted from time to time to deal with special problems. They are dissolved or disbanded once their tasks are completed. बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई जहाँ दिक्कत होगी, है ना? ना आज होगी ना कल रिवाइज करेंगे तब नहीं होनी चाहिए, दोनों में नहीं होनी चाहिए। तो इनका काम क्या है? रूल्स ऑफ बिजनेस, कुछ बिजनेस है उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट है। एडहॉक शब्द जहां भी आता है उसका मतलब ही होता है टेम्पररी, किसी पर्पस से। एडहॉक का मतलब फॉर एनी पर्पस, पर्पस खत्म, उसका वजूद भी खत्म, ठीक है, उसका अस्तित्व भी खत्म। तो दो तरह की हो गई इस तरह की कमेटीज, स्टैंडिंग जो कि परमानेंट नेचर की हैं। परमानेंट इन द सेंस जब तक जब तक वो पार्लियामेंट, उस नंबर की पार्लियामेंट है कम से कम, तब तक तो ठीक है। और एडहॉक तो बनती बिगड़ती रहती हैं, पर्पस खत्म, जिस भी पर्पस से बनाई गई थी उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िए, सी। Prime Minister constitutes them according to the exigencies of the time and requirements of the situation. Hence their number, composition and nomenclature varies from time to time. आप लोग चाहें तो इसमें ना कुछ शब्दों को और इजी लिख सकते हैं। मैंने कोशिश तो की है कि इजी ही हो, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि इजी रखने के साथ साथ हमें उन शब्दों का भी इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा जो रूढ़ी हो चुकी हैं, जो कि एक ट्रेडिशन में है, ठीक है। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो ये ऐसे ही इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा, बट लगे कि भूल ही जाएंगे, कोई फायदा ही नहीं है कि हम इस तरह के शब्द इस्तेमाल करें, तो फिर अपने हिसाब से इसको इजी कर सकते हैं, है ना, डिक्शनरी देख के इसको इजी कर सकते हैं। बट कोशिश कीजिएगा कि समझ में आ जाए। तो आ भी रहा होगा कि प्राइम मिनिस्टर इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो जब तक वो वाला प्राइम मिनिस्टर है या जब तक उसकी मर्जी है तब तक जो स्टैंडिंग कमेटी है वो परमानेंट नेचर की है। हाँ, प्रधानमंत्री की इच्छा बदल जाए तो वो उस कमेटी में मेजर चेंज कर सकते हैं, चेयरपर्सन से लेकर कुछ भी कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो खैर ठीक है। तो कितने लोग होंगे, क्या कॉम्पोजिशन होगा, क्या टाइमिंग होगी, ये सब डिसाइड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें भी, अच्छा इसमें भी ना प्रैक्टिकली आपको क्या समझना है कि अब प्राइम मिनिस्टर तो हमारे यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे भी हैं, हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा लॉजिक से भी समझना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर तो यूजुअली तो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, बट कई बार आपको मैंने बताया ही था कि कई मिनिस्टर ही एक तरह से हड़का दे रहे थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह को। हड़काने का मतलब वो कुछ कह रहे हैं, मिनिस्टर कुछ और कह रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर बेचारे एक तरह से दौड़ते दौड़ते शिकायत करने जो राजमाता के पास चले जाते थे, ठीक है। एक बार तो आपको पता ही है, एक प्रपोजल तैयार हुआ पूरी तरह से और राजकुमार ने उसको फाड़ दिया, मीडिया के सामने फाड़ दिया। आप लोगों ने अगर न्यूज़ देखा हो पहले का तो आपको कुछ में से कुछ लोगों को याद होगा, याद है आपको? जी सर, उन्होंने अपना ही वो फाड़ दिया था। यस सर। तो इस तरह के जो नाटक या अब क्या कहें जो भी है, इस तरह की चीजें, मैंने फिर कहा कि देखो जो लिखा पढ़ी अपनी जगह है, व्यक्तित्व अपनी जगह है। कितने ही आप लोगों ने भी अपने लाइफ में देखा होगा कि पोस्ट हो सकता है किसी का बहुत छोटा हो, पियोन हो, मान लो चपरासी है या हेल्पर है किसी तरह का, बट व्यक्तित्व बहुत उसका अच्छा है। इसका उल्टा भी है, कितने आईएएस आईपीएस हम लोग जानते हैं जो कि बहुत ही क्या बोले उनके लिए, दो कौड़ी के हैं, इतना ही बोल के छोड़ देते हैं, ठीक है।
तो हर एक व्यक्ति में पद अपनी जगह है, उसकी अपनी गरिमा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बट व्यक्तित्व तो बहुत बड़ी चीज होती है। आप कितने प्राइमरी के टीचर को जानते होंगे जिनको आपके आपके दिमाग में छाप है, जिनके लिए आपके मन में बहुत ही मतलब एक पॉजिटिव उनके लिए ख्याल रहता है। कितनों तो याद भी नहीं होंगे आपको। व्यक्तित्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर भी इसके अपवाद नहीं है। बट हाँ, अगर सब कुछ जनरल है, सब कुछ सामान्य है, तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपर कैबिनेट बोला ही जा रहा है। और इसका गठन कैसे होगा, कंपोजिशन कौन होगा, कितने लोग रहेंगे, कितने लोग कितने समय के लिए रहेंगे, कितनी बातें शेयर की जाएं उनसे, कौन सी बातें शेयर नहीं की जाएं, ये सब ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल सारी सरकार की जिम्मेदारी उनकी है, जवाबदेही उनकी पहले है सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है, बट उनकी पहले है एज ए लीडर ऑफ द गवर्नमेंट। तो लेकिन वही बात है, व्यक्तित्व पर फर्क पड़ता है। चलिए आगे। Usually there are 3 to 8 members and includes only the cabinet ministers. However, the non-cabinet ministers are not absolutely excluded from their membership. They not only include the ministers in charge of the respective portfolio, but also include other senior ministers. हाँ, तो सब समझ में आ रहा होगा। तो ऑफ कोर्स सारी बातें व्यक्तित्व पर डिपेंड करती हैं, जो कि लिखा नहीं जा सकता, आप समझ ही सकते हैं। इसको मैं स्लाइड में तो नहीं लिख सकता हर बार, लेकिन आपको समझना होगा। मुझे एक चीज याद आ गई अचानक 10th या 12th में लखनऊ CMS में मुझे याद है एक नए टीचर आए केमिस्ट्री के। ठीक है, केमिस्ट्री की जो मैम थी वो रिटायर हो गई या कुछ होगा जो भी है। तो मुझे क्या मालूम, हम लोग को क्या पता। तो 10th से 11th में गए तो सारा सिस्टम नया था। 10th तक हम बच्चे माने जाते हैं, 11th में थोड़े उद्दंड हो जाते हैं कि बोर्ड दे चुके हैं, अगला बोर्ड 1 साल बाद है। नए नए जिसको कहते हैं ना मजाक में कि नए नए जवान हुए होते हैं, 11th में हम नए जवान होते हैं एकदम फ्रेश। तो उसमें क्या हुआ कि एक जो लैब असिस्टेंट था या थे, जो लैब असिस्टेंट थे, वो बहुत ही सूटेड बूटेड, हमेशा परफ्यूम लगाए हुए और बाल वाल बिल्कुल सेट किया हुआ, काला बाल किया हुआ, मतलब जेंटलमैन है ना। स्कूटर से आते थे, स्कूटर से आए। जब पहली बार हम लैब में हम लोग घुसे तो लगा कि भाई वही सर होंगे। उसके पीछे से सर आए। सर बिल्कुल मतलब क्या कहें, आम आदमी पार्टी के समझ लो निशान, बिल्कुल सरल से टेरिकॉट का शर्ट पहने हुए, आउट किया हुआ शर्ट, पैंट भी पता नहीं बेल बटम पहले चलता था, वो चले भी बहुत जमाना बीत गया था, पता नहीं कहाँ से निकाल के लाए, कोई प्रेस नहीं। आप समझ रहे हैं, बाल भी पता नहीं, लग रहा है कि सारा तेल जो है 1-8 किलो सिर में डाल रखा था उन्होंने। ठीक है, और उनके आगे जो लैब असिस्टेंट था लग रहा था कि प्रिंसिपल है। और वो तो पहली बार बच्चे होते हैं, लगता है कि यार ये कौन है, ये होगा असिस्टेंट और ये होंगे टीचर, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे ही हमें सीख मिली होती है। हम हमेशा जो सामने दिख रहा है अपीयरेंस पे जाते हैं। ठीक है, फिर देखा, अब हमें तो पता ही नहीं कौन कौन टीचर है नया। फिर देखा कि ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़ रहा है ये पियून जो है, जिसको पियून समझ रहे हैं। फिर उसने वो उठाया भी, डस्टर साफ किया और लिखना शुरू कर दिया। तो सबको लगा कि यार क्या मतलब पियून पढ़ाएंगे क्या, सर तो वहां बैठे हुए हैं। सर अब आराम से अपना जेब में उनकी सिगरेट की डिब्बी झांक रही है। ठीक है, झांक के देखो सिगरेट की डिब्बी है और अपना कोने में बैठे हुए आराम से। फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं 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 यही टीचर है। और फिर ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा उन्होंने जब पढ़ने लगे तब पता चला कि बहुत अच्छी केमिस्ट्री उन्होंने समझाई पढ़ी। तो व्यक्तित्व तो हमेशा इंपॉर्टेंट है ना। और व्यक्तित्व हमें सिखाया गया है कई बार कि फिजिकल जो सामने से दिखाई दे रहा है उस पर हम बहुत सारी चीज़ों को विजुलाइज कर लेते हैं, प्रेजुडिस हो जाते हैं या जो भी हमारी है ना। तो यही बात किसी भी पद के लिए है, ये आप अंत में अपने मन में रखेंगे। और जब टेक्स्ट पढ़ें तो टेक्स्ट को इसी सेंस से पढ़ेंगे कि जो लिखा हुआ है वो अपनी जगह है,
और उसका भी अस्तित्व है, बट वो डिपेंड करता है अपने व्यक्तित्व पे। आगे पढ़िए। They are usually headed by the PM. Sometimes other senior cabinet ministers, especially the home minister or the finance minister, also acts as their chairman. But if the prime minister is a member of a particular committee, he invariably presides over it. अब ये समझ में आ रहा है, इसमें समझाने की आवश्यकता तो है नहीं कि अगर प्राइम मिनिस्टर खुद मौजूद हो किसी कमेटी में तो जाहिर सी बात है वो सबके लिए प्रेसिडेंट वही होंगे, सबके लिए वो चेयरपर्सन वही होंगे। आगे। They also take decisions apart from sorting out issues and formulate proposals for the consideration of the cabinet. However, the cabinet has the authority to review their decisions. ये सारी बातें हैं, पढ़ते जाइए। They are an organizational device constituted in order to reduce the enormous workload of the cabinet. They also facilitate effective coordination and in-depth examination of policy issues. They are based on the principles of effective delegation and division of labor. इसमें से सारी बातें याद रखने की जरूरत नहीं है, जितनी याद हो जाए वो ठीक है। बाकी तो उस थीम के अनुसार आप लिख पाएंगे हमेशा ही कि अगर कहीं पे कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कहीं किसी डिसीजन तक लोग पहुंच नहीं रहे हैं, तो इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट कौन करेगा उस मीटिंग को? पीएम करेगा। ठीक बात है ना? क्या फंक्शंस हैं कैबिनेट कमेटी के, पढ़िए। Functions of cabinet committees. The following four are the more important cabinet committees. Political Affairs Committee, chaired by the PM. It deals with all policy matters pertaining to domestic and foreign affairs. Economic Affairs Committee, chaired by the PM. It directs and coordinates the governmental activities in the economic sphere. तो आपने देखा होगा अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स के पास डायरेक्ट मिनिस्ट्री भी ये इनमें से होती है। बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर अपने पास फॉरेन अफेयर्स भी रखते हैं, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर ने रखा है अपने पास इकोनॉमिक अफेयर्स भी रखा है, या मिनिस्ट्री भी रखी है अपने पास, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी रखी है। तो ऐसा होता रहा है। तो उसके लिए फिर कमेटी है। कमेटी में क्योंकि अगर जैसे कि हम बात करें नेहरू की, तो पंडित नेहरू पीएम भी हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर तो हैं वो पीएम के साथ साथ, बट उस पर कमेटी भी है जिसमें और मेंबर भी हैं जो उनको फॉरेन अफेयर्स पर सलाह दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। इसी तरह इकोनॉमिक अफेयर्स मैटर में भी है। तो जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह कुछ समय तक उनको चाहते थे कि फाइनेंस मिनिस्टर उन्हीं के पास रहे, हालांकि वही राजमाता नहीं चाहती थी ऐसा, या उनकी अपनी पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है। तो फिर चिदम्बरम आ गए, है ना। तो लेकिन जो भी है इकोनॉमिक अफेयर्स जो भी मिनिस्टर है, चाहे पीएम हो या किसी और के पास हो, उनको एडवाइजरी लेवल पर ये कमेटीज हैं। इसीलिए कहा जा रहा था ये सुपर कैबिनेट हैं, ये जिनके पास मेजर 4 काम हैं, पर वो 3 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है। तो उसमें से एक काम जरूर होगा कि वो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी होगी जो हाई लेवल पर पॉलिसी मैटर्स पर पॉलिसी मैटर दोनों ही डोमेस्टिक एंड फॉरेन दोनों पर बात करेगी। इकोनॉमिक अफेयर्स होगा, और क्या होगा, पढ़िए। Chaired by the PM, it decides on all high-level appointments in the public enterprises, central secretariat, banks, and financial institutions. Parliamentary Affairs Committee, chaired by the Home Minister, it looks after the progress of government business in the Parliament. Political Affairs Committee is the most powerful among all the cabinet committees and is often described as a super cabinet. क्लियर होगी बात, सब लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए इनको इनफॉर्मल हम लोग सुपर कैबिनेट बोल देते हैं। तो सुपर कैबिनेट सबको क्लियर हो गया? ठीक है सर, इन चारों को मिला के सुपर कैबिनेट बोलेंगे या सिर्फ पॉलिटिकल कमेटी है उसको? नहीं, 4 का मतलब वैसे तो क्योंकि चारों इंपॉर्टेंट हैं ये, है ना, तो yes, इसलिए सारे ये 4 लगभग पूरे गवर्नमेंट को चला सकते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं बचती है मोटे तौर पर जो इनके डिसीजन से बाहर हो। बट अब ये 3 भी हो सकता है किसी मैटर पे, कि पॉलिटिकल मैटर और इकोनॉमिक मैटर, 2 मैटर के लिए कमेटी है,
ठीक है, और सारे डिसीजन ले रहे हैं। बट इन जनरल, क्योंकि ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल होगा कि सारे काम कर लें, तो हमें मानना चाहिए कि 4 इंपॉर्टेंट हैं, ये चारों मिलकर एक साथ मिला दें तो सुपर कैबिनेट बोलते हैं इसको। ओके। ठीक है, तो इसमें वही बात है, कौन कौन 4 हैं जरा नाम बताओ। So political affairs, economic affairs, appointments committee and पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी। ठीक है, ओके। अपॉइंटमेंट कमेटी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा, इनका काम ही क्या है, अपॉइंटमेंट्स करना। कौन से अपॉइंटमेंट्स? हाई लेवल के अपॉइंटमेंट जितने हैं, कौन कौन से? बताओ। Public enterprises, central secretariat, banks and financial institutions. केवल इतना ही नहीं, सारे अपॉइंटमेंट्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से होता है, वो सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स एक्चुअल में इस कमेटी में डिस्कस किए जाते हैं। तो लगभग सारे अपॉइंटमेंट्स, इसलिए सुपर कैबिनेट है ये। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 देखते हैं हम लोग हैं। क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पढ़िए। topics to be discussed: center-state relations, number 1 legislative relations, number 2 administrative relations, number 3 financial relations, and then interstate relations. पहला शुरू करते हैं, ए, सेंटर स्टेट रिलेशन। अब आपको पता है, थीम सबको पता है, समझ चुके हैं आप लोग हैं कि हमारे यहाँ वैसे फेडरल स्ट्रक्चर है, बट ट्रू फेडरलिज्म नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, वो सेंटर की तरफ टिल्टेड है। अगर ये 2 लाइनें याद हैं आपको, उसी परिप्रेक्ष्य में आप इसको पढ़ेंगे तो बस सब कुछ समझते चले जाएंगे। मुझे कहीं कहीं एक्सप्लेन करना होगा, ज़्यादातर चीज़ें अगर ये 2 चीज़ आप समझे हुए हैं तो समझना बहुत आसान होगा। पढ़िए। Introduction. The Constitution of India, being federal in structure, divides the following 3 powers between the center and the states: legislative, executive, and financial. ओके, 1 मिनट। तो शायद आज सामीप्य चंद है नहीं। मैंने आपको बताया था कि डिवीजन और सेपरेशन 2 अलग अलग शब्द हैं, और जब हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात आ गया हूं सर मैं। अच्छा, आ गए हो। तो डिवीजन और सेपरेशन 2 अलग अलग शब्द हैं। जब हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम सेपरेशन की बात करते हैं कि डिवीजन की बात करते हैं? हम डिवीजन की बात करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से काम डिवाइडेड हैं? स्टेट और सेंटर के काम डिवाइडेड हैं, लेजिस्लेटिव वर्क डिवाइडेड हैं, एग्जीक्यूटिव हैं डिवाइडेड, और फाइनेंशियल डिवाइडेड हैं। जुडिशरी तो आपको पता ही है कि हमारे यहाँ एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, जो कि टॉप से लेके बॉटम तक एक ही सिस्टम में है ना। हमारे यहाँ इस तरह नहीं है जैसा कि सेंटर का एक लेजिस्लेटिव असेंबली है और फिर स्टेट्स के हैं 2 अलग अलग हैं, ऐसे अलग अलग नहीं है। जुडिशरी हमारी टॉप टू बॉटम एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में है। क्या ये सारी बातें समझ में आ रही हैं सब लोगों के ना? पहले हो चुकी हैं बातें, अब तो हम लोग समापन की तरफ हैं। समझ में आ रहा है सबके? जी सर। पढ़िए आगे। However, there is no division of judicial power, as the Constitution has established an integrated judicial system to enforce both the central laws as well as the state laws. The Constitution contains elaborate provisions to regulate the various dimensions of the relations between center and the states. तो अब बहुत लॉजिकली बात बिल्कुल सही लग रही होगी आपको कि जब ये डिवाइड कर दिया है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल मैटर, तो फिर इनको अगर आपने डिवाइड किया है तो इनका रेगुलेशन भी इनको देना पड़ेगा, जिसके बीच में डिवाइड किया है। तो कुछ रेगुलेशन सेंटर करेगा, कुछ स्टेट्स करेंगे। किन किन मैटर्स पर? इन्हीं 3 मैटर्स पर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल। इनको पावर देना पड़ेगा आपको कि स्टेट्स क्या क्या लेजिस्लेट कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, इनका एग्जीक्यूटिव पावर क्या होगी, और इनको इन सब को चलाने के लिए फाइनेंस कहाँ से आएगा? क्योंकि आप बड़ी बड़ी बातें कर लें और फाइनेंस की व्यवस्था ना करें तो सब बेकार है। यही तो हमने पंचायतों के साथ किया। हमने पंचायतों को, हालांकि बहुत सुधार हो चुका है, फिर भी हमने पंचायतों को सारे काम दे दिए।
कि तुम्हें गलियों की सफाई भी करनी है, खड़ंजा भी बिछाना है गली में, पंप भी लगाना है, पता नहीं क्या क्या करना है। और अब तो आपको पता ही है, हर घर तक नल पहुंचाना है, तो गांव गांव तक 2022 तक टंकी पहुंचनी चाहिए, जो मतलब कि सप्लाई वाला पानी पहुंचना चाहिए। अब ये सब करने के बाद आपने काम तो इतने सारे बता दिए हैं, ये काम तब तक नहीं हो सकते जब तक कि क्या नहीं हो सकता, इनको फाइनेंशियल पावर ना दी जाए। तो फाइनेंशियल पावर भी डिवाइड करना जरूरी है। तो कैसे कैसे करते हैं हम सब चीजों को, एक बार इसके कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड समझते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। पढ़िए। Part 11 and Part 12. Part 11, relations between the union and the states. Part 12, finance, property, contracts and suits. Part 11, legislative relations, Article 245 to 255. Administrative relations, Article 256 to 263. Part 12, distribution of revenues between the union and the states, Article 268 to 281. Miscellaneous financial provisions, Article 282 to 291, and borrowing, Article 292 and 293. अगर वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे, बट आप में से कोई बताए, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, शायद संडे को ही पढ़ा है हमने, अगर एक्सटर्नल बोरोइंग है तो क्या कोई स्टेट डायरेक्टली एक्सटर्नल बोरोइंग कर सकता है बिना सेंटर को बताए? नहीं सर। नो सर। अब यहां पर ही पुरानी एक लड़ाई मैं आपको बताता हूं, ताकि आप ना इससे जुड़ सकें, अटैच हो सकें, रियल में अटैच हो सकें। क्योंकि जो देखो, टैक्स जो पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, मेंस में संभावना ज्यादा है आने की, तो आपको वहां आर्टिकल नंबर भी लिखना ही पड़ेगा। तो वो तो जो है कष्ट है वो तो आपको उठाना ही पड़ेगा, बट इससे जुड़ी हुई कुछ बातें बताऊं तो शायद आपको ज़्यादा रिटेन कर पाए। ये बहुत पुराना मैटर नहीं है, ये केवल तब का मैटर है जब आज के प्रधानमंत्री हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2014 से पहले। तो गुजरात सरकार का, जिसको लीड कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, हमेशा ये आरोप था कि उसके साथ सौतेला, मैं शब्द को कोट कर रहा हूं, सौतेला व्यवहार होता है। ठीक है, कौन सौतेला व्यवहार करता है भाई इनके साथ? केंद्र सरकार। केंद्र में पता ही है 2004 से 2014 तक 10 साल यूपीए गवर्नमेंट रही, जिसको कांग्रेस पार्टी ने लीड किया, ये तो सबको जानकारी है ही। तो उसमें यह था कि इनका कहना था कि इनके बहुत अच्छे रिलेशन हैं चीन से, जापान से और भी कई कंट्री से, और वो बहुत सारे फाइनेंस करने को तैयार हैं, पर्टिकुलरली जापान, और जिससे इनके स्टेट में जो दो चार बड़े सिटी हैं वो उनका डेवलपमेंट हो पाएगा। लेकिन क्योंकि आपको पता है एक्सटर्नल बोरोइंग पर, एक्सटर्नल बोरोइंग है तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह सब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ ही चुके हैं। तो कुल मिला के वो पार्लियामेंट के परमिशन के बिना ओवरऑल कुल मिला के हो नहीं पाएगा। और पार्लियामेंट हर बार परमिशन दे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आखिरकार गारंटर कौन हो जाता है? गुजरात सरकार गारंटर नहीं रहती, सॉवरेन सरकार। सॉवरेनिटी किसके पास है? भारत के पास। गुजरात सरकार के पास तो सॉवरेनिटी नहीं है, तो सॉवरेन ही उसको मॉर्गेज किसके नाम से होगा या किसके नाम से बोरोइंग एक्चुअल में होगा? सॉवरेन गवर्नमेंट के हिसाब से होगा। और सॉवरेन गवर्नमेंट यानी कि जो इस समय केंद्र सरकार है, वो हो सकता है कि उस बात से इत्तेफाक ना रखते हो। क्या आप बात समझ रहे हैं? और ये एक विवाद का विषय हो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का, और राज्य सरकार हमेशा कहे कि उसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। समझ रहे हैं आप? बोलो आप लोग। जैसे भी दिल्ली गवर्नमेंट रोती रहती है। हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट तो रोती रहती है, क्योंकि जबकि उनको उनके कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट पहले दिन से पता है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता, और पढ़े लिखे हैं, एग्जाम पास करके, मतलब उनके पढ़ा लिखा आदमी होने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि वो पढ़ा लिखा आदमी तो और चंट हो जाता है
ठीक है, तो दिल्ली गवर्नमेंट भी वही कर रही है, जो बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। तो लेकिन केंद्र सरकार ऐसा क्यों क्यों ऐसा करती है? हो सकता है कुछ पॉलिटिकल रीजन भी हो, बट आपको पता है गारंटी देना किसी की आसान काम नहीं है। कैसे गारंटी दी जा सकती है फास्ट बुलेट ट्रेन की? बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई गुना ज्यादा कॉस्ट लगना है। यही जो बिना बिना बुलेट ट्रेन है ना, ये ठीक से चला ही नहीं पा रहे। रोज इनमें एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं भेजो कहीं पहुंच जा रहा है, टाइम से पहुंचते नहीं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और ये सब कुछ अगर कुछ रेगुलेट भी कर लो, टिकट आप लेना चाहें उस समय आपको टिकट नहीं मिलेगा। इस तरह के चैलेंजेस हैं कि नहीं, नॉर्मल में हैं। और आप पैसा मांग रहे हैं, मान लो बुलेट ट्रेन का, पता नहीं, और गारंटी देनी है किसी और को। बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है। मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं भी इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स विपक्षी पार्टी है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो सकता है, बट इसके पीछे लॉजिक भी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की तमाम बोरोइंग को आप, क्योंकि अब ये डिस्प्यूट एक तरह से पुराना हो चुका है, पता नहीं एग्जाम में घूम फिर के पूछा जा सकता है कि नहीं, बट हमें तैयार तो रहना ही चाहिए। बात समझ में आई? बताओ भाई। यस सर। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ जरा मुझे कोई सोच के बताए कि भारत में बुलेट ट्रेन जैसे, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, आप जरा, आप खाली लॉजिक से सोचो। नए पटरियां बिछा तो हम पाए नहीं है, है ना, कई कई साल लग जाते हैं हमें, है ना। नए पटरी बिछाने हैं, मतलब नए लैंड एक्वायर होना है, जो कि प्राइवेट लैंड होगा, बहुत सारा, ज्यादातर लैंड प्राइवेट होगा। प्राइवेट लैंड एक्वायर होना है, वहां पटरी बिछेगी, और पटरी भी किस टाइप की बिछेगी, उन सब का कुल मिला के कॉस्ट कितना आएगा, फिर टिकट कितने का होगा, और उस पर कितने लोग चल पाएंगे, कुल मिला के एक लंबा खर्चा है। तो आप लोग मुझे इसका जरा बुलेट ट्रेन का पॉजिटिव और निगेटिव दो दो पॉइंट जरा बताएं, दो दो तीन तीन पॉइंट दोनों तरफ बताएं। बताएं इसकी उपयोगिता या इसका काउंटर, बताइए। सर ये मतलब बुलेट ट्रेन वैसे तो मतलब टाइम रिड्यूस हो जाएगा बहुत सारा, जैसे बोल भी रहे हैं कि मुंबई और गुजरात के बीच में चलाएंगे तो जो 10 घंटे की जर्नी है वो केवल 4 घंटे की रह जाएगी। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा वो है कि ये टिकट जो होंगे ना सर, इतनी लागत में जैसे टिकट रखे जाएंगे 5,000 के 6,000 के, तो वो फिर हम सभी जानते हैं कि उसमें ट्रेवल कौन कर पाएगा। तो जो आजकल फ्लाइट से कर रहे हैं वो करेंगे। हाँ वो ही कर पाएंगे ना सर, जिनकी रीच में आज फ्लाइट नहीं है उनकी रीच में तब बुलेट ट्रेन भी नहीं होगी। हम्म है और ना, लोग तो बताएं, जो और कोई पॉइंट बताएं, ठीक है, अच्छा है, सर और बताइए। पॉजिटिव ये हो सकता है कि ये जो है, जैसे दो दो तीन बड़े फाइनेंशियल हब्स को कनेक्ट कर सकता है, हाँ है ना। सो जैसे गुजरात मान सकते हैं एक फाइनेंशियल हब है, और मुंबई एक फाइनेंशियल हब है। जैसे कि जैसे हम बोले सर, यमुना एक्सप्रेसवे जब से बना है और लखनऊ एक्सप्रेसवे बना है, तो काफी सारे जो गांव हैं, जैसे कन्नौज का एरिया है, हाँ उनको हाँ बहुत फायदा हुआ है, बिकॉज दिल्ली से उनका कनेक्टिविटी बढ़ गई है। हाँ। तो ये एक फायदा हो सकता है उसकी वजह से। हम्म, डाउन साइड तो सर आपने बताया ही कि मतलब कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और उसको कैसे पे किया जाएगा, कहाँ से आएगा वो पैसा। ठीक है, कॉस्ट के अलावा और बताओ, और सोचो। आप लोगों का सोचना बहुत जरूरी है, बताइए। और क्या आप देख रहे हैं इसके अंदर क्रिटिसिज्म, और क्या हो सकता है? बताओ भाई, इसमें तो विचार सर करना है, विचार करो। हम्म प्राइवेट एक्वायर करेंगे तो हाँ, रिहैबिलिटेशन की प्रॉब्लम आएगी। प्राइवेट कंपनीज लोगों और को पैसे नहीं देंगे, रेगुलेट करेंगे नहीं करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? सर करती तो है, लेकिन लेकिन उस तरीके से नहीं कर पाती, उनकी हम्म, लाइवलीहुड्स हैं और ठीक है, डिफरेंट हम सीरियस। ठीक है, और बताएं। अच्छा, मैं थोड़ा इशारा करता हूँ आप लोगों को, ताकि उस दिशा में सोचें। डीपीएसपी पे नजर डालें और देखें कि क्या कमी हो जा रही है। डीपीएसपी कैसे, डीपीएसपी की भावनाएं कैसे इसके अगेंस्ट खड़ी हो रही हैं। मैं आपको एक संकेत कर रहा हूँ।
Sir, environment related problems. और सोचो, बताओ भाई, सामे पिचन तुम बताओ। सर सोच रहा हूँ मैं। अनुराग बताइए। सर जैसे इंडिया वेलफेयर स्टेट है, तो हाँ। हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, लेकिन अभी फंड की और रिसोर्सेज की काफ़ी कमी है यहाँ की पॉपुलेशन और इंफ्रा के हिसाब से। तो बेसिक मूलभूत चीज़ों हमें मेरे ख्याल से पहले करनी चाहिए। बुलेट ट्रेन एक अच्छा कंसेप्ट है और यूज़फुल हो भी सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से उन्हें पहले किया जाना चाहिए। तो ये एक बड़ी कमी लगती है मुझे। ठीक है, विक्रम क्या लगता है आपको, अगर हम, संदर्भ है डीपीएसपी की तरफ हम बढ़ेंगे, डीपीएसपी की तरफ, या डीपीएसपी से दूर हटेंगे? सर दोनों ही चीजें होंगी इसमें। हाँ। कि पहला दूर हटने का तरीका मतलब कारण ये हो सकता है कि हम जब वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वो ज्यादा है कंपैरेटिवली कि हमारे पास जो लोग चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। तो एक इस कंडीशन में हम दूर जा रहे हैं। दूसरा ये हो सकता है कि जब हम कोई नया काम या नया प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो वी गेट अ लॉट ऑफ लेबर रिक्वायरमेंट where they can get a permanent for continuous number of years to get some livelihood, और साथ में हमारा जो इंफ्रा डेवलप होगा उसके साथ वो तो होगा ही होगा। और तो जनरली बेसिकली ये देखा जाता है जनरल केस में, और ये सब अंडरस्टैंडिंग तो हमें हर लेवल पे देखनी पड़ती है कि चीजें महंगी कितनी भी हो जाएं, अवेल करने वाले लोग अवेलेबल हैं। जैसे कि हम अभी रिसेंट एग्जांपल अभी हम यहाँ पर नहीं देंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं कि जैसे हमारे लिकर्स का रेट हो गया डबल ऑलमोस्ट, फिर भी सर उसकी सेल में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो उनको ये पता है कि पीपल आर हैविंग मनी, द पर्सन हु नीड, मतलब इसमें क्या होता है कि हमारी अर्जेंट रिक्वायरमेंट को ये डील कर पाएगा, है ना। हमें जब जरूरत होती है तो हर समय हम फ्लाइट नहीं देख सकते, लेकिन ट्रेन में नंबर ऑफ पीपल लाइक मतलब कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो और ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। बताया था वो तो कनेक्टिविटी है, तो मतलब पॉजिटिव पॉइंट मुझे ज्यादा दिखते हैं कंपैरेटिवली टू नेगेटिव पॉइंट्स। राइट राइट। कोई और इन्वॉल्व होना चाहे, बताना चाहे? ऋतुराज। ऐसी सोशल व्यवस्था बनानी चाहिए सर, जिसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और सोशल जो जस्टिस हो सके, जिसमें इक्वलिटी मेंटेन हो सके सर। तो क्या है सर, बुलेट ट्रेन में क्या है कि आपका सोशल जस्टिस नहीं हो पा रहा है, कोई अमीर के लिए ही वो बस यूज हो पाएगा। देखिए, ठीक बात है, ठीक बात है, मैं समझ गया, आपने सही दिशा में सोचा। आपको क्या सोचना है, कुल मिला के हमारा डीपीएसपी क्या कह रहा है? डीपीएसपी कह रहा है कि जो डिवाइडेशन है, जो अमीर और गरीब की जो दूरी है, वो लगातार हमें कम करनी है या बढ़ानी है? कम करनी है। कम करनी है। हमें ऐसे संसाधनों की तरफ बढ़ना चाहिए या उस दिशा में चलना चाहिए जो गैप को भरे। सुविधा और असुविधा, वो क्षेत्र जो सुविधापूर्ण है और जहां पे सुविधाएं नहीं हैं, उसको भरने की आवश्यकता है। तो एक तरफ बैलगाड़ी का युग है भारत के एक बड़े वर्ग में, और एक तरफ आप बुलेट ट्रेन। पहली बात तो पर्सनल हो सकता है, मैं इसमें पर्सनल हो सकता हूं, ये शब्द ही बहुत ही अहिंसक है। बुलेट मतलब गोली के नीचे बात अगर नहीं करेंगे दक्षिणपंथी, तो पता नहीं, बात लगता है पूरी नहीं होगी। बुलेट शब्द को और चीज़ों से रिप्लेस किया जा सकता था, बट मैंने कहा कि शब्द जो आते हैं हमारे चित्त में, हमारी भावना में, वो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को बताते हैं। ठीक है, बुलेट ट्रेन मतलब किसी के लिए नहीं भी हो सकता है, बट आपत्तिजनक है मेरे ख्याल से। बुलेट शब्द का इस्तेमाल क्यों करें? हम कुछ और भी गति ही बतानी है तो हम और तरह से कह सकते हैं, है ना। लेकिन ठीक है, ये किसी के लिए नहीं भी हो सकता है, तो मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा, मैं खाली एक इशारा करके छोड़ रहा हूँ। मेन बात है, जैसे कि आप में से किसी ने कहा और हमें सिखा दिया गया है, और हम लोग पता नहीं कितने सहजता से समझ गए हैं कि जो सड़कें हैं, ये फ्लाईओवर्स हैं, ये जो हाईवेज हैं, ये हमारी प्रगति की पहचान है। और हम मार्केट के
मार्केट के इस भुलावे को हमने बहुत सहजता से ले लिया है। मुझे बहुत ही ये आपत्तिजनक लगता है। सड़कें, बेहतरीन सड़कें, बेहतरीन फ्लाईओवर्स, बेहतरीन जो हाईवेज हैं, ये हमारे रियल प्रगति के परिचायक नहीं है। आप इसको थोड़ा सा समझें। आप लोग पॉलिटी खत्म करने वाले हैं। ये ठेकेदारी के लिए तो चमका सकता है, ये कमीशन तो चमका सकता है, क्योंकि जब एक सड़क बनेगी, एक हाईवे बनेगा, सड़क खाली गांव की सड़क की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ सुपर हाईवे जैसे कि कोई भी बने हुए हैं ये हाईवेज, ये रियल पहचान नहीं है। पता नहीं क्यों हमें समझाया गया और हम समझ गए कि इससे प्रगति होगी, गांव के नीचे, गांव के पास आ जाएगा सड़क, स्कूल जाएंगे लोग, अस्पताल टाइम से पहुंच पाएंगे। ये सारी बातें हैं, बट सफलता ये होती, ये भी डिवाइड करते हैं। क्या आप दिल्ली में ऐसे कई सड़कों को नहीं जानते जहां लिख दिया गया है कि साइकिल नहीं चलाया जा सकता, तांगा नहीं चलेगा, रिक्शा नहीं चलेगा? जानते हैं आप ऐसे कई सड़क दिल्ली में? तो सड़क किसके लिए है? वो हाई स्पीड कार्स के लिए, हाई स्पीड व्हीकल्स के लिए। क्या हम डिवाइड, सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं या ज्वाइंट कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हम साइकिल, रिक्शा या तांगा या इस तरह के जो स्लो चलने वाले वाहन हैं उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं। अच्छा समाज की कल्पना क्या की गई है हमारे डीपीएसपी में? इंक्लूजन या एक्सक्लूजन? इंक्लूजन सर। इंक्लूजन। तो आप इस ग्राउंड पे क्रिटिसाइज करें किसी चीज को कि आंसर लिखते समय कि सर ये इंक्लूसिव नहीं है, ये एक्सक्लूसिव है, ये लोगों को छांट रहा है, डिवाइड कर रहा है गरीब और अमीर में, और ऐसा डिवाइड कर रहा है कि जिससे वो कभी पट नहीं पाएगा, वो भर नहीं पाएगा, वो दूरी भर नहीं पाएगी। तो क्या हमें खिलाफ हो जाने चाहिए इन हाईवेज के? नहीं, इनसे प्राथमिक कार्य करने चाहिए, इनसे पहले वाला काम करना चाहिए। क्या इतनी लचर व्यवस्था, जैसे बिहार के जो लोग हैं या वहां से संपर्क है जिनका, वो इस बात से खुश हैं कि 16 साल हो गए हैं इस गवर्नमेंट को, ये जो गवर्नमेंट है क्या ना, कौन, नीतीश कुमार, है ना? क्या सड़कें बना दी गई हैं, सड़कें बना दी गई हैं। अरे वो तो सेकेंडरी वर्क था। ये अच्छी बात है कि सड़कें बनी हैं, बट जरूरी था कि क्या शिक्षा, चिकित्सा ज्यादातर लोगों के पहुंच में आई है? क्या लोग सहज रूप से शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि को तक पहुंचे हैं? अगर आंसर है यस, इसका मतलब इंक्लूसिव है, पॉलिसी इंक्लूसिव है। मैं ऐसी सड़क चलाऊं, बनाऊं। आप किसी ने एग्जाम्पल दिया एक्सप्रेसवे का, आगरा और लखनऊ वगैरह का। ये मेरे देखे या दिल्ली के तमाम फ्लाईओवर्स, ये प्रगति के नाम पर केवल 10% भी चीजें नहीं हैं। ये केवल, मतलब खाली समझाने के लिए मैं वो बोलूं तो दलाली की के करीब ज्यादा है कि जितना इस सब चीजें बनेंगी, नीचे से लेके ऊपर लोगों तक दलाली मिलेगी। क्योंकि शायद स्कूलों से, सरकारी स्कूलों से, सरकारी अस्पतालों से वो दलाली नहीं मिलेगी, उस ढंग से नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब है, हमें किसी भी पॉलिसी को, मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ इतनी देर से, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि किसी पॉलिसी को क्रिटिसिज्म हम संविधान के जो दायरे हैं उसमें करना है, और उसको क्राइटेरिया, उसको नापने का क्राइटेरिया, एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया कौन सा हो सकता है? हमारे डीपीएसपीज। ठीक है ना? क्या आप लोग समझ रहे हैं? हाँ बोलो। सर यानी कि ये बोला जा सकता है कि चूंकि हमारी गवर्नमेंट जो है सोशलिस्ट है, मतलब टिल्टेड है टुवर्ड सोशलिस्ट, तो कोई भी सामाजिक नियम बनाने के लिए उसको जैसे एफोर्डेबल होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होना चाहिए और एक्सेसिबिलिटी होने चाहिए। ये तीन चीजें अगर हैं तो हम सामाजिक तौर पे मतलब सोशलिस्ट गवर्नमेंट की तरह काम कर रहे हैं सर। एक अंतिम व्यक्ति तक अगर ये तीन चीजें अगर पहुंच रही हैं कि अवेलेबल भी है, अफोर्डेबल भी है और एक्सेसिबल भी है, तो ये तीन चीजें
बोली जा सकती हैं सर इसके लिए? बिल्कुल, कहने का मतलब यही है कि किसी पॉलिसी को हम किस लेवल पर तौलेंगे, किस पे उसको किस स्केल पे रखेंगे, कि क्या वो ज्यादातर लोगों का कल्याण कर रही है कि नहीं, क्या वो कुछ लोगों के कल्याण के लिए आई है। अगर कुछ लोगों के कल्याण के लिए आई है तो उसको हम इस लेवल पे क्रिटिसाइज करेंगे। अगर उसमें ज्यादा लोग शामिल हो जा रहे हैं तब वो ये उसका पॉजिटिव पॉइंट होगा। क्लियर है बात? जी। मतलब वंदे भारत योजना चला के हम हवाई जहाज से लोगों को भारत में लेके आए जो विदेश में फंस गए कोविड-19 में, ये एक सराहनीय कार्य है। बट ऐसा हम क्या भारत में जो लोग अपने शहरों से गांव की तरफ जा रहे थे उनके लिए हम कर पाए या नहीं कर पाए, जिनकी संख्या कई गुना ज्यादा थी? ये तौल क्राइटेरिया होगा किसी चीज को देखने का। तो राज्य क्यों है? राज्य का एस्टेब्लिशमेंट है ज्यादातर लोगों के लिए वो भलाई कर सके, ज्यादातर लोगों तक पहुंच सके। ये मेन काम है। कुछ लोग तो तक पहुंचने का काम कौन करता है? कॉरपोरेट वर्ल्ड करता है। प्राइवेट कंपनीज का काम है कि वो कुछ लोगों तक पहुंचे। कुछ लोगों तक का मतलब जिनके पास परचेजिंग पावर है। ठीक बात है कि नहीं? बोलो भाई। जी। जब हमारे कमजोर टायर और कमजोर इंजन फट जाते हैं हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर, तो वो हमारे लिए नहीं है भाई। अब जान जोखिम में डाल के हम चलें वो एक बात अलग है। उनकी बनावट ऐसी है कि वो खास तरह के टायर और खास तरह के इंजन उस पर कामयाब हैं। हम अपना जान जोखिम में डालें और 10 बार जाएं और कुछ ना हो, एक अलग बात है, बट रिस्क में हम हैं। हाँ, हमारे पास एक खास चौड़ाई का टायर हो जो कि कुछ एक ब्रांड में ही होता है, जो जाहिर सी बात है महंगे ब्रांड है, खास पावर का इंजन वाली गाड़ी हो, तो मेरे लिए एक्सप्रेसवे बहुत ही आनंददायक हैं। बट वो ज्यादातर लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होंगे। समझ गए आप लोग? जी। तो हमें ऐसा नहीं कि हम प्रगति विरोधी हो जाएं, बट हमें इस बात को ध्यान रखना है कि सरकार का काम है ज्यादातर लोगों तक पहुंचना, ना कि कुछ लोगों के लिए सेवा देना। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है, बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे इस टाइप का जब पॉइंट डिस्कस होता है तो जनरली जैसे ये काउंटर क्वेश्चन, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि अगर जनरली अगर इंटरव्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है, तो जनरली उस पर ये काउंटर क्वेश्चन नहीं हो सकता कि क्या आर यू अगेंस्ट विद द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टाइप ऑफ ग्रोथ, मतलब एक ही डायरेक्शन में हमें चलना चाहिए, या हमें कौन सा ज्यादा लेना चाहिए, हमें दो सब चीजें बराबर लेके चलनी पड़ेंगी थोड़ी थोड़ी, है ना? तो हाँ, मतलब उस केस में जैसे बुलेट ट्रेन को प्रोसेस में लेके आना, व्हाट वाज बैड इन दैट, तो मतलब इस पे सर ऐसे कैसे आंसर करेंगे? जिससे ये इतना सब्जेक्टिव आंसर तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसका हम नेगेटिव पॉइंट देखेंगे तो मतलब जैसे आप जैसे मिशन वो जो था हमारा जो 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 हमारा स्पेस मिशन है, जिसमें कि हम बहुत सारी चीजें इधर से उधर लेके जाते हैं, कई बार हमने कई सारी कंट्रीज से करियर भी लेके गए हम साथ में, है ना? तो सर उस वो भी तो मतलब देखा जाए तो एक तरीके से मतलब वो टोटली ऑल टुगेदर डिफरेंट है, कहीं भी किसी को हेल्प नहीं कर रहा ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने पढ़ाया है साइंस में, आप शायद थे नहीं। मैं जब साइंस पढ़ाऊंगा भी आगे तो बताऊंगा कि उनका सोशल वेलफेयर क्या है। हमारा स्पेस मिशन जो है वो पूरी तरह से गरीब कंट्री के लिए हैं। वो जब उनको शुरू किया गया 60s में, तो उसका काम लग्जरी प्रोवाइड करना नहीं था। क्या काम था? मौसम का हाल बता दें। मौसम का हाल सबसे ज्यादा किसके लिए जरूरी है? किसानों के लिए, या जो ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर प्राकृतिक आपदाएं, तेज हवा, बारिश वगैरह वगैरह। तो वो सारे प्रोग्राम का 80% जो वर्क है, स्पेस प्रोग्राम तो आपने गलत एग्जांपल दे दिया। स्पेस प्रोग्राम, भारत का स्पेस प्रोग्राम पूरी तरह से वेलफेयर स्टेट के प्रोग्राम है, लग्जरी क्रिएट करना प्रोग्राम नहीं है। हाँ सर, एग्जाम्पल गलत होता है, लेकिन मेरा पॉइंट तो सर आप समझ मैं गए समझ मैं गया। क्या बोलना चाह रहा ऐसे था। में तो क्या कहना है, क्योंकि आपको इस पॉइंट को क्रिटिसाइज करना था तो आपने स्केल उठा लिया, यही डीपीएसपी। डीपीएस। पर अगर ओवरऑल पूछा जाए तो हाँ, आप कह सकते हैं। इसके पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जैसे कि मैं कई बार बोल चुका हूं कि भारत जैसे बड़े राज्य में ये बहुत आवश्यक है कि हम दो बिंदुओं तक बहुत तेजी से पहुंचे। अच्छा होता कि हर एक जिले में
एयरपोर्ट होता, चाहे वो छोटा ही हो। इसी का प्रयास है उड़ान, उड़ान योजना आप लोगों ने पढ़ी होगी या आगे पढ़ेंगे, कि कम दाम में हर एक क्षेत्र जुड़ जाए। हम ऐसे देश को चला ही नहीं सकते प्रैक्टिकली जो 3,000 किलोमीटर से ज्यादा जिसकी लंबाई हो और जिसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में कई दिन लग जाते हों, ये लंबे समय तक चलाए नहीं जा सकते। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। बट अगर मेरे पास 100 ही रुपए हैं और 100 रुपए का मुझे कैसे इस्तेमाल करना है, तो मेरा ज्यादा टिल्टनेस होना चाहिए कि ज्यादा वेलफेयर क्रिएट हो। क्लियर है बात? तो बिल्कुल सही बात है कि ऐसा नहीं कि खाली नेगेटिव देखना है हमें। विकास का जो मानदंड है वो हर तरह का होता है और हमने मिक्स अर्थव्यवस्था इसलिए अपनाई ही है। बट अगर क्रिटिसाइज करना है तो हमारा स्केल क्या होगा, मैं ये बता रहा हूँ, किस स्केल पर हम तौलेंगे किसी चीज को। तो वो क्या है? डीपीएसपी। क्लियर है सबको? सर एक फाइनल पॉइंट और बता दीजिए इसी पे, बस जस्ट ऐसे ही पूछा, जैसे मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन आ जाता है रिटर्न लिखने को फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे हमने बताया कि हम बता सकते हैं कि ठीक है कि ये क्या है कैसे है, फिर उसका डिटेल लिख सकते हैं। जब हम इसको समराइज करेंगे लास्ट में, तो हमारा एम्फेसिस बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए या हम किसी एक तरफ टिल्ट होंगे इसमें कि नहीं, ग्रोथ इसमें तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा। आपको ये अंत करना है, आप समराइज करने की बात कर रहे हैं ना, इसको जब हम अंत करें इसका, जी बिल्कुल, तो हमें लिखना चाहिए कि हमें एक संतुलित आधार पर विकास का मॉडल चुनना चाहिए, जिसमें मेन एम्फेसिस, मेन धारणा ज्यादातर लोगों के कल्याण तक हो, बट हम तुरंत की आवश्यकताओं को भी ध्यान दें। तो दोनों बातें आपने बैलेंस कर दी। तुरंत की आवश्यकताएं क्या हैं? कि भाई भाई अब मैंने जैसे कहा कि बुलेट ट्रेन की कीमत ज्यादा होगी, लोग फ्लाइट से जा रहे हैं, बट फ्लाइट में मैक्सिमम 100-150 लोग बैठेंगे और वहां पे कई सौ लोग बैठ सकते हैं, तो कुल मिलाकर रेट डाउन किया जा सकता है। अगर कॉस्ट फ्लाइट वाली भी आ रही है तो आखिरकार बुलेट ट्रेन की कीमत तब भी कम हो जाएगी की टिकट की, क्योंकि फ्लाइट में से ज्यादा नंबर ऑफ पर्संस बुलेट ट्रेन में बैठेंगे। आप समझ रहे हैं बात को? तो तुरंत की आवश्यकता क्या है कि इस दूरी को, जो कि बहुत दोनों ही कमर्शियल प्लेसेस हैं, तुरंत की आवश्यकता है कि इसको पूरा किया जाए, क्योंकि आज की जो स्ट्रक्चर है वो पूरा नहीं कर पा रहा आज का इंफ्रा, तो उसके लिए एड ऑन कर दिया जाए। बट लॉन्ग टर्म में हमें उन पॉलिसीज की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो ज्यादातर लोगों के कल्याण के लिए हों। ठीक है, तो इस तरह से बैलेंस कर देंगे। और कोई डाउट किसी को? चलो ठीक। हाँ, लेजिस्लेटिव रिलेशंस जो आर्टिकल 245 से 255 तक है, हम कुछ सब्जेक्ट और आर्टिकल देखते हैं जो कि बिल्कुल फैक्चुअल हैं, क्योंकि अब जीएसटी भी आ गया है और इसके लिए अमेंडमेंट हुआ है 101, तो ये भी एक बीच में आ जाता है। चलो सामिप्य, अब पढ़ो, तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा जी। पढ़ो। 245, आर्टिकल 245, extent of law made by parliament and by the legislature of states. 246, subject matters of laws made by parliament and by the legislatures of states. 246A, special provision with respect to goods and services tax GST by 101 Amendment Act 2016. तो प्री के लिए इतना याद, ये वाला याद कर लेना काफी होगा। प्री के लिए बहुत न के बराबर संभावना है कि इसमें से कोई क्वेश्चन बनेगा, है ना? तो आप, क्योंकि ये एक नया अमेंडमेंट है और इस पे कुछ ना कुछ चर्चा चलती रहती है, जीएसटी को लेकर अभी भी बहुत सारे लोग सहज नहीं हैं। ठीक है, जीएसटी व्यवस्था को लेकर ही सहज नहीं है, तो ये चर्चा में रहता है। इसलिए करंट अफेयर के तौर पर ये आपको याद रखना होगा कि ये कौन सा आर्टिकल है और कौन सा अमेंडमेंट है वगैरह वगैरह। बाकी तो फैक्चुअल है, एक दो बार पढ़ लेना, छोड़ देना इसको। ये सारे फैक्चुअल हैं, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। लास्ट वाला पढ़िए 255। Requirements as to recommendations and previous sanction to be regarded as matters of procedures only. Beside these, there are some
other articles dealing with the same subject, article 352, 356, etc. हाँ, तो ये सारे के सारे आपके खुद के रीडिंग के लिए हैं एक्चुअल में। मैं बस खाली एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें तो कुछ समझाना है ही नहीं, तो इसमें क्या बताया जाए। तो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल में लेजिस्लेटिव रिलेशंस, और इसके अंदर कुछ एस्पेक्ट पढ़ लेते हैं इस रिलेशन के, ठीक है। ठीक है हिमानी, पढ़िए। 4 aspects of legislative relations. Indian Constitution divides the legislative powers between the center and the states with respect to both the territory and the subjects of legislation, which can be seen in other federal constitutions too. There are 4 aspects in center-state legislative relations. Number 1, territorial extent of central and state legislation. Number 2, distribution of legislative subjects. Number 3, parliamentary legislation in the state field. And number 4, center's control over state legislation. तो जानते ही आप लोग हैं कि ये टेरिटरी बटी हुई है, और इसके लिए हमारा आर्टिकल 1 जो है और उसके साथ जुड़ा हुआ शेड्यूल, जो कि टेरिटोरियल एक्सटेंशन को बताता है कि इस टेरिटोरियली सेंटर और स्टेट के लेजिस्लेशन में कौन से टेरिटरी आएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स हैं, आपको पता ही है कि हमने 3 लिस्ट बनाया है, उसमें से लिस्ट में सब्जेक्ट्स बांट दिए हैं, और उस पे लेजिस्लेट को किस लिस्ट पर सेंटर कर सकता है, किस पे स्टेट कर सकता है, किस पे दोनों कर सकते हैं, ये सब आपको पता है, ठीक है। और हम सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लिस्ट्स भी पढ़ेंगे कि कौन सा मैटर वैसे दिया तो गया है स्टेट लिस्ट में, बट सेंट्रल के कंट्रोल में है वो। ये भी हम 4 मैटर देखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंशन। तो टेरिटोरियल एक्सटेंशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन, आर्टिकल 245 पढ़िए। Article 245. Number 1, the Parliament can make laws for the whole or any part of the territory of India. Number 2, a state legislature can make laws for the whole or any part of the state. Yes. The laws made by a state legislature are not applicable outside the state except when there is a sufficient nexus between the state and the object. हाँ, तो बहुत रेयर केस में ही ऐसा होगा, और वो तब होगा जब उस स्टेट का टेरिटोरियल एक्सटेंशन कर दिया गया होगा। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में छोटे छोटे स्टेट हैं, पॉपुलेशन भी बहुत कम है, और बहुत कम ऐसे मैटर हैं जहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता है ना। तो उनको देखते हुए उनको अगर हम अपवाद मान लें या छोड़ दें, तो आमतौर पर सेंटर के पास सारी टेरिटरी है और पूरे भारत के लिए वो रूल्स बना सकता है। स्टेट अपने अपने पार्ट में बना सकते हैं, या अगर एक से ज़्यादा स्टेट्स को जोड़ दिया गया है इस काम के लिए तो वहाँ बना सकते हैं। तो इस तरह का है, ठीक है। थर्ड पढ़ो। The laws of the Parliament are also applicable to the Indian citizens and their property in any other part of the world. तो ये आपको याद रखना है। अब बताओ ऐसे में कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा रूल्स या सेंटर बनाएगा? सेंटर। कि आप एनआरआई हैं या आप भारत के नागरिक हैं, और कहीं भी जहाँ पे भी जिस कंट्री में भी अलाउ है, अदर नागरिक होने के बावजूद आप वहाँ पे प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं या कुछ और ऐसा कुछ करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो कौन से रूल्स होंगे? ये रूल्स कौन बनाएगा? सेंटर, ठीक है। तो द लॉज ऑफ द पार्लियामेंट आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू द इंडियन सिटीजन्स एंड देयर प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो एज ए एनआरआई आपके ऊपर कैसा ट्रीट किया जाएगा, आपके ऊपर टैक्सेशन कैसे होंगे, या प्रॉपर्टी जो आप कहीं एक्वायर करेंगे भारत या भारत से बाहर, इन सब से रिलेटेड निर्णय ऑफ कोर्स पार्लियामेंट बनाएगा, चाहे आप किसी भी प्रांत में रहते हो। आगे पढ़ो। However, the Constitution places certain restrictions on the plenary territorial jurisdiction of the Parliament. हाँ। In other words, the laws of Parliament are not applicable in the following areas. तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है कि certain restrictions on the पढ़ो। On the plenary territorial jurisdiction. इसको हम समझते हैं कुछ आगे के पॉइंट में,
क्या फर्स्ट क्या है, पढ़ो। The president can make regulations for the peace, progress, and good government of the 4 union territories: Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli, and Daman and Diu. A regulation so made has the same force and effect as an act of parliament. It may also repeal or amend any act of parliament in relation to these union territories. The governor is empowered to direct that an act of parliament, number 1, does not apply to a scheduled area in the state or apply with specified modifications and exceptions. तो गवर्नर क्योंकि उस लोकल एरिया को समझेगा, उसके पास डायरेक्ट रिपोर्ट आ रही है उस स्टेट की, ठीक है, उसके पास स्टेट के लोग की क्या डिमांड है, क्या उनकी इच्छाएं हैं, ये गवर्नर को ज़्यादा मालूम हो सकता है क्योंकि वो वहीं पर अपॉइंट किया हुआ है। तो द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट एन एरिया ऑफ पार्लियामेंट दैट इज इट इज ए शेड्यूल एरिया या शेड्यूल एरिया नहीं है, दोनों बातें, ठीक है। शेड्यूल एरिया का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स डायरेक्ट वहां पे एप्लीकेबल नहीं होंगे जब तक कि गवर्नर उसको अप्लाई ना कर दे। या हो सकता है कि जब भारत सरकार कहे कि इट इज अप्लाई फॉर ऑल टेरिटरी या फुल टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसका मतलब जो शेड्यूल एरिया कर दिया गया है गवर्नर के थ्रू उस पर नहीं। ये बात समझ में आई? अब आप लोग कुछ मिस कर रहे हैं? जैसे हम आगे देखेंगे जब हम पढ़ेंगे पंचायत, तो पंचायतों की व्यवस्था लगभग सभी पूरे भारत के लिए है, बट कुछ एरिया को उसका एक्सेप्शन किया गया। ये एक्सेप्शन किस आधार पे किया गया? वहां की लोकल रिक्वायरमेंट के आधार पर। जैसे नागालैंड है, नागालैंड में पारंपरिक रूप से पंचायतों की व्यवस्था सदियों से चली आ रही है, और वहां पे एक अलग से जो हमने फ्रेम किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं थी, तो नहीं किया गया। पर इसको शेड्यूल एरिया को डिफाइन कौन करेगा? गवर्नर, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट में आप जानते ही हैं 3 लिस्ट हैं, लिस्ट 1 to 3, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। और इसलिए मैं हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है सभी लोगों के? क्या टाइम क्या हो गया? तो ये जो नोटिफाई करेगा ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे करेगा। सलाह पे, हाँ, एडवाइस पे करेगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, मैं इससे आगे बढ़ता हूं, ये समझा हुआ है आप लोगों का, ठीक है। स्टेट लिस्ट में कैसे कौन से रूल्स बनाए जा सकेंगे, एक बार पढ़ो जरा। समीर आप पढ़िए। The state legislature has, in normal circumstances, exclusive powers to make laws with respect to any of the matters enumerated in the state list. तो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? सर जब इमरजेंसी ना हो, यस, जिसको मैं बार बार कहता हूं इन जनरल, मतलब ये पावर स्टेट के पास ही है, बट कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन में इस स्टेट लिस्ट में भी लेजिस्लेशन कौन कर सकता है? पार्लियामेंट, ठीक है ना? पांच कंडीशंस बताई थी आपने, शायद वही। हाँ, तो देखते हैं और क्या है स्टेट लिस्ट में, पढ़ो। Both the parliament and state legislature can make laws with respect to any of the matters enumerated in the concurrent list. कॉन्करेंट मतलब जिसमें दोनों सेंटर और स्टेट, मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव दोनों कानून बना सकते हैं। पढ़िए। The 42nd Amendment Act of 1976 transferred 5 subjects to concurrent list from state list, that is education, forest, weights and measures,
protection of wild animals and birds, and administration of justice, constitution and organization of all courts except the Supreme Court and the High Courts. हाँ, देखो मोटे तौर पर खाली समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, ऐसा लिखना नहीं है, खाली समझ जाए आप, इसलिए कह रहा हूं। जिसमें भी खर्चा है वो सारा काम किसका है? स्टेट का। स्टेट का। जिसमें आमदनी है वो सारे काम किसके हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के। देखिए कैसे, मोटे तौर पे मैं खाली 2-3 शब्द इस्तेमाल करूंगा। हेल्थ एंड एजुकेशन किसके सब्जेक्ट है ये? पब्लिक हेल्थ और पब्लिक एजुकेशन में पैसा मिलेगा या पैसा जाएगा? आप बताइए। सरकारी स्कूल खुलेंगे, सरकारी अस्पताल खुलेंगे, क्या वो कभी कॉस्ट भी निकाल पाएंगे अपनी? नहीं। ठीक है। आमदनी के नाम पर क्या है? लैंड रेवेन्यू, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं लगान। और आपको पता है आजादी के बाद लगान बहुत ही मामूली है। जो आप में से कई लोग किसान होंगे उनको ठीक से पता भी, याद भी नहीं होगा कि लास्ट लगान कब भरा था और कितना कम था। ठीक है। या और इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस किसके पास है? स्टेट के पास। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में आमदनी होगी या खर्चा ज्यादा होगा? खर्चा ज्यादा होगा। पुलिस, अच्छी पुलिस रखना, नंबर ऑफ पुलिस अच्छे रखना, ये स्टेट, राज्य के लिए, प्रांत के लिए खर्चीला है या आमदनी वाली बात है? पुलिस वालों की आमदनी हो सकती है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। राज्य के लिए पुलिस रखना आमदनी है कि नुकसान है फाइनेंशियली? सर कॉस्ट है। कॉस्ट है। अब आप में से कोई ये नहीं कहेगा कि सर पुलिस वालों की आमदनी है। पुलिस वालों की आमदनी की बात नहीं कर रहा, मैं राज्य की आमदनी की बात कर रहा हूं। तो व्यवस्था इस तरह से की गई है कि इनके पल्ले खर्चा वाला काम ज्यादा हो और आमदनी वाला, या जिसका नेचर ऐसा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई वजह से इंपॉर्टेंट है, वो है ना, वो सेंटर के पास है मोटे तौर पे। ओके, तो देखते हैं। जीएसटी वाला मैं आपको एक बार बता ही चुका हूं आपको। ये सारा का सारा जो है वो एक बार आप पढ़ लेंगे सारा ही। ठीक है। इसके बाद ओवरलैपिंग वाला हम एक बार देखते हैं, कहाँ कहाँ ओवरलैप है दोनों के पावर में, सेंटर और स्टेट के में। पढ़िए फटाक से। Overlapping conflict among the list. The Constitution expressly secures the predominance of the Union list over the state list and the concurrent list, and that of the concurrent list over the state list. Thus, in case of overlapping conflict between the Union list and the state list, the former should prevail. फॉर्मर मतलब यूनियन, मतलब कि सेंटर हाँ प्रिवेल करेगा। ठीक है। Between the Union list and the concurrent list, it is again the former which should prevail. ठीक है। Between the concurrent list and the state list, it is the former that should prevail. हाँ, तो अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये बिल्कुल स्पष्ट है इसलिए मैं समझा नहीं रहा। यूनियन लिस्ट से अगर कुछ भी टकराएगा तो यूनियन प्रिवेल्ड होगा। कॉन्करेंट और यूनियन में टकराएगा, अगेन यूनियन। कहने का मतलब हमने पूरी व्यवस्था सेंटर की तरफ टिल्टेड बनाई है। डोमिनेंस ऑफ सेंट्रल लॉ, इसके हेडिंग से समझ में आ रहा होगा कि सेंटर अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा ही डोमिनेंस होगा सेंट्रल लॉ का, ना कि स्टेट लॉज का। ठीक है। पार्लियामेंट बहुत सारे लेजिस्लेटिव फील्ड में काम कर सकती है। मुझे लग रहा है कि मैंने किसी और संदर्भ में आपको ये बता रखा है, बट पता नहीं बताया है मैंने कि स्टेट लिस्ट में कब कब पार्लियामेंट नियम बना सकती है। सर बताया था जब पार्लियामेंट बताया था। हाँ, तो एक बार पढ़ लेना, इसना रिपीटेशन है बहुत सारी चीजें। ठीक है। क्या क्या, जैसे कि पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड। ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में होंगे, वो कौन कौन सा हो सकता है? पढ़ो जरा। When Rajya Sabha passes a resolution under Article 249. हाँ, तो स्टेट लिस्ट पे भी नियम बनाए जा सकते हैं। खास तौर पे मैं उसकी बात कर रहा हूं जब हम ऑल इंडिया सर्विस बनाएं।
ऑल इंडिया सर्विस का मतलब मैंने आपको समझा रखा है ऑलरेडी कि सिलेक्शन, ट्रेनिंग और सारा खर्चा एक्चुअल में कौन क्रेडिट करेगा आपके अकाउंट में? सेंट्रल गवर्नमेंट। बट उससे पैसे किससे लिए जाएंगे? उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से, जहां पे आपकी पोस्टिंग होगी। मेरी बात समझे आप? तो स्टेट ने आपसे मांगा तो था नहीं कि आप आईएएस भेजो, आईपीएस भेजो या दूसरे ऑल इंडिया सर्विस भेजो। उनके पास अपने पीसीएस हैं, समय जरूरत पड़ेगी और ज्यादा भर्ती करेंगे। पहले मान लो 500 करते थे, 5000 कर लेंगे, इसमें क्या है? स्टेट अपने खर्चे पे करना है तो। बट क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं, हमारी इंटीग्रिटी के लिए, नेशनल इंटीग्रिटी के लिए नेशनल या ऑल इंडिया सर्विस जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, पूरा टैलेंट, कहीं का टैलेंट भारत का कहीं भी पहुंच सके, ये भी जरूरी है। और एक भारत को एक रखने के लिए जरूरी है। ये तमाम वजहों से राज्यसभा अगर रेजोल्यूशन पास कर देती है तो स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पर पार्लियामेंट रूल बना सकता है। वो इस्तेमाल करेगी आर्टिकल 249। क्या पहला पॉइंट क्लियर है सबको? बोलो भाई। Yes. दूसरा, नेशनल इमरजेंसी बताने की आवश्यकता नहीं है। व्हेन स्टेट मेक्स ए रिक्वेस्ट, दो या दो से ज्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए आप इस पर्टिकुलर चीज पर नियम बना दें, तो भी पार्लियामेंट बना सकता है। कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट को पूरा करना हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। मैंने आपको शायद एक BMW का एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि उनको अगर जगह चाहिए और एक इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत हुआ है कोई भी चीज, तो ऐसा करना पड़ेगा। और ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल का मतलब विधानसभा वर्क नहीं कर रही है ही नहीं, तो भी जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट के रूल चलेंगे। और प्रेसिडेंट का मतलब ऑफ कोर्स पार्लियामेंट है। तो ये आपके पास 5 बिंदु हैं, इनको याद रखना है कि इन परिस्थितियों में पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है, स्टेट फील्ड में भी। क्लियर है सबको? यस सर। याद रखना, लिख लेना चाहो तो अलग से। तो एक एक करके जो अभी मैंने बोला है 5 मिनट में पढ़ लेते हैं और 11:30 बजे मैं छोड़ देता हूं आप लोगों को। पढ़िए आर्टिकल 249। Article 249. If the Rajya Sabha declares that it is necessary in the national interest that Parliament should make laws on a matter in the state list, then the Parliament becomes competent to make laws on that matter. ठीक है। Such a resolution must be supported by 2/3 of the members present and voting. हाँ, ये टेक्निकलिटी याद रखेंगे आप कि 249 के तहत, आर्टिकल 249 के तहत पार्लियामेंट लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट में, बट इसको इनिशिएट कौन करेगा? राज्यसभा। और वो पास करने के लिए उसके पास 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ओके, आगे। The resolution remains in force for 1 year. It can be renewed any number of times, but not exceeding 1 year at a time. हाँ, क्लियर होगा। आप सब ये सब लैंग्वेज आप समझ पा रहे होंगे, पहले हो चुका है। आगे। The law cease to have effect on the expiration of 6 months after the resolution has ceased to be in force. This provision does not restrict the power of a state legislature to make laws on the same matter. हाँ, तो ये बात थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकती है किसी को कि जब सेंटर ने बना ही दिया, हालांकि वो स्टेट लिस्ट में था, बट सेंटर ने जब बना ही दिया तो फिर स्टेट के पास वो पावर रहेगी कि नहीं रहेगी? ऑफ कोर्स रहेगी। तो स्टेट भी उसको लेकर और चीजें को एक्सटेंड कर सकता है। बट एक्सटेंशन में अगर वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है उसका लॉ सेंटर के लॉ से, पार्लियामेंट के लॉ से, ऑफ कोर्स कौन से लॉ प्रेवलेंट होंगे? सेंटर। तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है। वो केवल कॉम्प्लीमेंट्री लॉ बना सकते हैं, कहने का मतलब उनको लॉ बनाने से उस लिस्ट पे मना नहीं किया गया है, बट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी पार्लियामेंट बना रहा है। तो बस ये समझना है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इसी तरह 250 इमरजेंसी के टाइम ऐसा हो सकता है, इसको आप पढ़ लेंगे, इसमें मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी। 242 252 ये आप सब पढ़िएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, कोशिश करेंगे कि और आगे पढ़ लें, वरना कम से कम ये जो
लेजिस्लेटिव रिलेशन है, इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत सहजता से समझ में आ जाएंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। 2-4 जगह प्रॉब्लम होगी तो हम बात कर लेंगे। और अब जो है हम लोग बहुत फास्ट पढ़ेंगे चीज़ों को। हालांकि मैंने बताया कि 500 से ज़्यादा स्लाइड्स बन गए हैं, लेकिन वही है कि वो सब रिपीटिशन ज़्यादा है या फैक्चुअल है, दो में से कुछ भी है तो आपको पढ़ के कर लेंगे। तो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। कुछ भी पूछना हो तो पूछिए, और जिनको कुछ भी नहीं पूछना